लैंड ऑफ पाकिस्तान में रहते हुए हमने लोकेशन ऑफ पाकिस्तान कर लिया कवर, लोकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज ऑफ एंड सिटीज कर लिया, मेजर सिटीज वगैरह भी देख ली सारी। अब उसके बाद आ जाते हैं हम सी पे, द नेचुरल टोपोग्राफी इंक्लूडिंग ड्रेनेज, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम क्लाइमेट पे। ठीक है, उस पे आने से पहले, नेचुरल टोपोग्राफी पे आने से पहले मैं अर्थ के हवाले से कुछ कवर करना चाहूंगा। अच्छा, ये जो हमारी अर्थ है इसकी डेप्थ में क्या है, ये हमें समंदर ही समंदर दिख रहा है। अर्थ में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा लैंड है पूरी अर्थ में। अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा क्या, सरफेस मतलब आउटर सरफेस की बात करें तो सबसे ज्यादा पानी दिखेगा, एरिया कवर्ड वाइज देखते हैं। लेकिन अर्थ के सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसकी डेप्थ भी शामिल है अब उसमें, तो उसकी डेप्थ में क्या है, सबसे ज्यादा लैंड है, क्योंकि पानी भी लैंड पे टिका हुआ है ना। ठीक है, तो अर्थ की जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से, अर्थ का सबसे पहला जो हिस्सा है वो क्रस्ट है, उसके बाद वाला हिस्सा खोदते जाएं तो उसके बाद आ जाता है मेंटल, फिर आ जाता है आउटर कोर, फिर आ जाता है इनर कोर। ठीक है, ये क्रस्ट कितना होता है, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो जो सबसे पहली लेयर है वो 8 से 40 किलोमीटर तक की है, ये क्रस्ट कहलाता है। 8 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की है, मतलब आप 40 किलोमीटर ही समझिए। ठीक है ना, टॉप से 40 किलोमीटर अंदर तक ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। उसके बाद अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये बात की बात है। जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाओगे ये हीट होती जाएगी, ये अंदर से गर्म है। और कोई ना कोई अर्थ का कोई वीक एरिया होता है जहां से वो गर्मी फट के निकल भी जाती है लावे की सूरत में, सही है, या कहीं से भाप की सूरत में, वो आप आगे जाके जब पावर के चैप्टर में आके पढ़ेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, तो जो क्रस्ट है हमारा 40 किलोमीटर, इतना कोई आज तक डेप्थ में इतनी गया भी नहीं हो, बल्कि जमीन का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है मैरियाना ट्रेंच, वो 11 किलोमीटर डेप्थ है, 11 से 12 किलोमीटर डीप है, वो नेचुरल है, वो खोदा हुआ नहीं, डीपेस्ट पॉइंट। ठीक है जी, पैसिफिक ओशियन में वो मैरियाना ट्रेंच। तो 40 किलोमीटर ये अर्थ का क्रस्ट है। अर्थ के क्रस्ट जो है उसमें कुछ प्लेट्स, मतलब समझ लो पजल पीसेस की तरह अर्थ पूरी जुड़ी हुई है। वो पीसेस जब एक दूसरे में घुसते चले जाते हैं तो जमीन ऊपर होती चली जाती है, तो उससे क्या होता है, माउंटेन रेंजेस फॉर्म होती है। क्या होती है, माउंटेन की पूरी पूरी रेंजेस फॉर्म होती है। क्लियर है, अब वो जमीन आपस में वो आपस में टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती है। ये प्लेट्स आपस में, वो जो पीसेस आपस में जुड़ते चले आ रहे हैं और वहां से जमीन उठती चली आ रही है, पूरी पूरी माउंटेन रेंजेस है। क्लियर है, अब आप यहां गौर कीजिएगा, ये वो प्लेट्स हैं, वो ये सारे वो पजल पीसेस हैं। ठीक है, अब इसमें मैं साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इनकी बात नहीं कर रहा, अफ्रीकन प्लेट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इंडियन प्लेट की बात करता हूं यहां पर। तो इंडियन प्लेट को गौर करो, अगर आप इंडियन प्लेट जो है ना, ये भी एक पजल पीस है। ये यूरेशियन प्लेट से जुड़ता चला जा रहा है, तो यहां पर पूरी जो लाइन बनी हुई है ना, ये पूरी लाइन पे पहाड़ ही पहाड़ है। ये लाइन जो पूरी हिमालयन चलते 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 नेपाल तक जा रही है, नेपाल पे भी पहाड़ ही पहाड़ हैं। इंडिया में होते, इंडिया और चाइना का भी यहाँ पर बॉर्डर लगता है, और इसी तरीके से पाकिस्तान और चाइना का भी लगता है। ये पहाड़ ही पहाड़ है। फिर यहाँ पर देख रहे हो हिंदू कश वगैरह, ये भी पहाड़ ही पहाड़ है। सो ये हर साल थोड़े थोड़े ऊपर भी होते चले आते हैं, थोड़े 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 करके, क्योंकि ये जमीन आपस में घुसती चली आ रही है एक दूसरे के अंदर। ठीक है जी, और ऐसे पहाड़ फॉर्म हुए, कौन से, माउंटेन रेंजेस फॉर्म हुए। तो माउंटेन रेंज फॉर्म होने का एक तरीका, माउंटेन रेंजेस बनने का एक तरीका कार क्या है कि टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे में घुसती चली जाए तो वो ऊपर उठती है। क्लियर है, नंबर 1। दूसरा तरीका क्या है, माउंटेन्स का तो नहीं कहूंगा, हिल्स का और प्लेटोज का बनने का दूसरा तरीका। प्लेटोज क्या होते हैं बाद में बताऊंगा, लेकिन दूसरा तरीका कार क्या है कि जमीन है, ठीक है ना, जमीन है, सरफेस है, अब उसके पास से दरिया गुजर रहा है, दरिया गुजरते गुजरते जमीन को अपने साथ लेके जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। फिर कोई वक्त आया कि दरिया कम हो गया, एक वक्त आया कि दरिया का फ्लो यहां से खत्म हो गया, दरिया का फ्लो यहां से यहां तक था ना, फिर कोई ठंडा वक्त आया, फिर दरिया का फ्लो बस बीच में इतना सा रह गया। तब जब दरिया बह रहा था तब जमीन इतनी ऊंची तक थी और वो साथ ले गया जमीन को बहुत सारी, ठीक है, लेकिन अब वो जमीन नहीं रही वहां, अब जमीन यूं हो गई, दरिया साथ बहा चुका ना, और एक जगह दरिया बह रहा था वहां फिर दरिया कम हो गया, दरिया का फ्लो कम हो गया, तो दरिया ने जो फ्लड किया था इस जगह को, और फ्लड के अंदर मट्टी बहुत सारी उखाड़ उखाड़ के ले गया, दरिया के बहाव की वजह से मट्टी चली गई, और फिर वो दरिया दोबारा अपनी जगह पर आ गया। वाटर फ्लो कम हो जाता है, सर्दियों में कम हो जाता है, जब बारिश नहीं हो रही, सैलाब नहीं आ रहा तो कम हो जाता है। क्लियर है,
जो कम हो गया तो फिर यहां सिर्फ जमीन ही रह गई, आसपास का हिस्सा उठ गया ऊपर। और ऐसा अगर हजारों लाखों सालों तक होता चला जाए, कायनात तो होगी लाखों सालों से, इंसानियत की बात नहीं हो रही, लेकिन कायनात तो जो लाखों सालों से अल्लाह ने बनाया हुआ तो है ना पूरे सिस्टम। तो ये इतने सालों से होते 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 कितना दरिया, कितना जमीन को बहा गया होगा, और कितना कोई ऊंचा टीला रह गया होगा, सही ना। तो ये जितनी भी फ्लैट जमीन क्यों नहीं है, फ्लैट जमीन नहीं है, बल्कि जमीन की कोई ऊंची जगह है, कोई नीची जगह है। तो जो ऊंची और नीची जगह का फर्क है वो इसलिए कि कभी दरिया बहा होगा यहाँ से, और उस ऊंची जगह तक नहीं काटा होगा उसने नीचे वाला ऐसा काट लिया होगा। तो एक तरीके का है कि दरिया के बहाव से जो जमीन कट जाती है, तो जो बाकी जमीन रह जाती है वो उठी हुई रह जाती है। क्लियर? तो उठी हुई जमीन की सूरत जो है वो कहलाती है प्लेटोज। प्लेटोज, सही है जी। हिल्स वगैरह भी होते हैं इसमें, छोटे छोटे टीले। अच्छा, एक तरीके का मैंने क्या बताया, माउंटेन, जब पूरी माउंटेन तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ों की रेंजेस होती है, एक आध पहाड़ की बात नहीं हो रही, बहुत सारे पहाड़ों की रेंज है, पूरी बहुत सीरीज है माउंटेन्स के, एक साथ लगे हुए हैं, एक के बाद एक, पूरी पूरी रॉज में माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। ठीक है, तो वो बनते हैं किससे? टेक्टोनिक प्लेट से। टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे में घुसती है तो वो माउंटेन रेंजेस ऊपर हो जाते हैं। सेकंड क्या पता है, जब दरिया गुजरता है तो वो लैंड को इरोड करता है, ये जो लैंड को काट के लेके गया हम कहते हैं इरोजन। लैंड को इरोड करता है, तो जितना लैंड इरोड हो गया तो जो बाकी रह गया वो उठा हुआ रह गया। तो उस ऊंच नीच जहां लैंड में आ जाती है इसे हम कहते हैं रगेड सरफेस। क्या? रगेड सरफेस, ऊंच नीच मौजूद है जहां पर। बहरहाल इस इरोजन के बाद जो ऊंचा लैंड पीसेस रह जाते हैं तो वो सारे हमारे प्लेटोज की सूरत कहलाती है। प्लेटोज क्या होते हैं आगे मजीद अब तस्वीर में भी दिखा दूंगा मैं इवेंचुअली। इसके अलावा एक तीसरा तरीकेकार होता है जमीन के शेप चेंज होने का। एक तो हमने बता दिया कि जमीन उड़ जाती है, टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे में घुसते हैं, एक बता दिया दरिया के बहाव की वजह से। एक और तरीका कार्य, जब दरिया बह रहा होता है तो पहाड़ों से पिघला हुआ पानी जब आ रहा है और आसपास की जमीनों को काटते हुए आ रहे हैं तो बहुत सारी मिट्टी लेके आ रहे हैं। वो मिट्टी कहां से लेके आ रहे हैं? जो दिखाई ना, यहां से लेके आया मिट्टी, ये मिट्टी यहां से लेके निकल गया ना दरिया, ये मिट्टी यहां से लेके निकल गया, फिर कहीं ना कहीं वो मिट्टी, दरिया का बहाव कम हो गया होगा तो वो मिट्टी जमा हो गई होगी, तो वहां पर टीले बन गए रेत के, और टीले बनते बनते पहाड़ बन गए। तो एक कोई जगह थी वहां से मिट्टी कट गई, किसी दूसरी जगह जमा होती चली गई और वो पहाड़ बन गए। तो एक पहाड़ यूं भी बन जाते हैं, मिट्टी जमा होते 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 पहाड़ियां बन गई पूरी पूरी। क्लियर हो रही? तो तीन तरीके देख लेंगे माउंटेन रेंजेस कैसे बनते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे में घुसती हैं, या फिर दरिया गुजर रहा होता है तो जो जमीन है वो इरोड होती जाती है, तो वो जमीन जो इरोड हो गई वो नीचे हो जाती है और जो नहीं इरोड हुई ऊपर रह जाती है। अच्छा, तीसरा तरीके का जो इरोजन का जो सारा मिट्टी है, इरोजन के जरिए जितना भी आपका सॉइल बोल दो, सिल्ट बोल दो, या सेडिमेंट्स बोल दो, तीन नाम आपके सामने आएंगे, सॉइल, सिल्ट या सेडिमेंट्स। ये वो मिट्टी है जो कटते हुए दरिया के बहाव के साथ जा रही है, वो अब कहीं और डिपॉजिट हो रही है, कहीं और जमा हो रही है, जमा होते 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 वो पहाड़ बन गए। तो समझ लो एक तरह से ये जो इरोड हुआ है ना, यहां से पहाड़ निकल गया कहीं और चला गया, ये समझ लो। पर एक साथ पूरा पहाड़ कट के नहीं गया और रेत रेत बन के गया, बहुत लंबे हजारों लाखों सालों में ये पूरी पूरी जमीन के शेप चेंज होता है। क्लियर हो रही है? सो ये बात समझने के बाद अब हम आते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो ये तमाम किस तरह लैंड फॉर्म होता है ये बेसिक बता दिया, ताकि हम आगे लैंड फॉर्म्स देखें। लैंड फॉर्म्स हमारी कौन कौन सी पॉसिबल है? माउंटेन्स, प्लेटोज, फ्लड प्लेन्स, डेजर्ट्स। माउंटेन्स, प्लेटोज, कहीं पे तुम्हें ये भी नजर आएगा प्लेटोज की स्पेलिंग, ये या ये, तो प्लेटोज और डेजर्ट्स। ये डेजर्ट है, डिजर्ट नहीं है, डिजर्ट होता है मीठा, TESSERT, डिजर्ट, मिठाई विठाई केक वेक डिजर्ट कहलाता है, ये डेजर्ट है। और फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स ये आपके नोट्स में डेजर्ट बाद में फ्लड प्लेन्स पहले। बाहर ये चार लैंड फॉर्म्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी। ये माउंटेन्स है, ठीक है जी। आपका तो हिल्स भी तो हो सकता है भाई, हिल्स है ना, एक आध जो रेत जमा हो के टीला बन गया, ऊंचा पहाड़ बन गया। माउंटेन्स बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस होती है। अगर हम इसको मैप में देखें तो माउंटेन रेंजेस देखिएगा, क्या हमारे पाकिस्तान में रहते हुए अगर देखें, ये ऊपर जो दिख रही है ना ये माउंटेन रेंजेस है। ये एक पहाड़ नहीं है, ये सीरीज है पहाड़ों की। ये पहाड़ पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ पर। 3D व्यू के अंदर अगर हम देख लें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देख रहे हो कितनी सारी सीरीज है माउंटेन्स की, सही जी। ये क्या है? ये माउंटेन रेंज है।
और इस तरह से कैसे बनती है, ऐसे छोटे मोटे पानी के बहाव से नहीं बनती है, इतने बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस पानी के बहाव से नहीं बनती, ये तो टेक्टोनिक मूवमेंट से बनती है। सही है, और मैंने आपको दिखाई भी थी कि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स इस तरफ है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की प्लेट जहां पर खत्म हो रही है ना पाकिस्तान और इंडिया की, बल्कि पाकिस्तान इंडिया नेपाल, भाई जो कुदरत की प्लेटें बनी हुई हैं अर्थ की, वो ये थोड़ी देख रहे पाकिस्तान कहां तक इंडिया कहां तक है, तो कुदरती पीसेज है ना, इसके ऊपर हम अपने सरफेस पे बॉर्डर कहीं भी बनाते रहे, लेकिन डाउन द सरफेस ट्रस्ट के अंडर वो जो है पूरी पूरी प्लेट है, तो वो तकरीबन इतना हिस्सा कवर कर रही है, ये इंडिया शामिल है उसमें पूरा, सही। और वो घुसता चला जा रहा है यूरेशियन ऊपर वाली प्लेट के अंदर, तो जब दो चीजें आपस में घुस रही है तो ऊपर निकलती चली जा रही है। क्लियर है? अच्छा जी, तो ये माउंटेन रेंजेस मैंने खैर बताई, तो ये माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स की क्या फीचर्स है, क्या खुसूसियात है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूं, फीचर्स बोलूं, प्रॉपर्टीज बोलूं, एक ही बात है, मतलब क्या खुसूसियात है। अब आपको कहीं पर ये वाला लफ्ज नजर आएगा कि माउंटेन्स के टोपोग्राफिकल फीचर्स तो बताएं, मतलब माउंटेन की खुसूसियात बताएं, माउंटेन की जगह जो है वो किस तरह की होती है वो बताएं आप, फीचर्स उसके, फिजिकली वो किस तरह के हैं, ठीक है। अब फिजिकली माउंटेन्स किस तरह के, उसमें आप कह रहे हो कि सीनिक ब्यूटी है, माउंटेन्स फिजिकली स्लोप वाले होते हैं, ऊंचाइयों पे होते हैं, और माउंटेन रेंजेस एक के साथ एक बहुत सारे माउंटेन मिले हुए होते हैं, ये है फिजिकल उसका। वहां जाके वहां पर सूप अच्छा, वहां सूप पीने में बड़ा मजा आता है, ये थोड़ी उसका फिजिकल फीचर है। फिजिकल फीचर मतलब फिजिकली कैसे लगता है, वहां पर टूरिज्म बड़ा हो सकता है, ये उसका फिजिकल फीचर नहीं है, ये इकोनॉमिक फीचर कह सकते हो, कमाई के जराए कह सकते हो, फन के जराए कह सकते हो, कि माउंटेन में एक फन का जरिया ये कि वहां पर बड़ा टूरिज्म होता है और वहां से कमाया भी बहुत जाता है टूरिज्म के जरिए, उसका इकोनॉमिक फीचर है। फिजिकल फीचर मतलब दिखने में किस तरह का। क्लियर है? तो माउंटेन्स दिखने में कैसे होता है, एलिवेटेड, एलिवेटेड मतलब जमीन से उठे हुए, आम जो जमीन है आसमान उससे उठे हुए, अपनी सराउंडिंग से उठे हुए। माउंटेन्स क्या होते हैं, अपनी जो उनके आसपास की सराउंडिंग जमीन है उससे ऊपर होते हैं हाइट में, ठीक है। और ये बनते कैसे हैं, ये बनते हैं टेक्टोनिक फोर्सेस के जरिए, टेक्टोनिक फोर्सेस के कोलिजन से जो है माउंटेन बनते हैं, या वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं। अच्छा, मैंने एक वोल्केनिक एक्टिविटी बताना रह गया मैं, जब जमीन पूरी अंदर से जितनी वो है उसके अंदर जितना इनर कोर पे जाए वो उतनी गर्म है, राइट। वो अगर किसी भी जगह से फट के बाहर आता है, ज्यादातर जमीन कहां से फट के बाहर आएगी, जहां टेक्टोनिक प्लेट खत्म हो रही है, जहां जोड़ है, फुटबॉल के जहां जोड़ है, पॉसिबल यही है कि वहीं से पानी अंदर घुसे बाहर है, राइट। वैसे ही अगर जमीन के जहां जोड़ लगे हुए हैं तो वहीं से पॉसिबल है कि जमीन के अंदर की गर्मी किसी सूरत में बाहर फट के आए। तो जब जमीन के अंदर की गर्मी बाहर फट के आती है ना, तो पिघले हुए पत्थरों की सूरत में आती है, और पिघले हुए पत्थरों की सूरत में जब पूरी इरप्ट करती है ना, एकदम फुवारे की तरह, वो लावा होता है, वो लावा फिर जमा होता है जमीन पे, और जमा होके फिर ठंडा होना शुरू हो जाता है। और लावा होता है क्या, पिघले हुए पत्थर, वो जम के क्या बनेगा, पत्थर। तो जमीन के अंदर से जब फटता है इतना सारा लावा और बाहर निकलता है फुवारों की तरह, और फिर वो जमीन के ऊपर ही जम जाता है, वो पूरे पूरे पहाड़ की सूरत बना देता है, इतना सारा लावा होता है वो। और अक्सर ऐसा होता है लावा वाले पहाड़ बन जाते हैं, फिर उनका एक मुंह ओपन रह जाता है, वो जम जाता है, फिर अचानक से उसमें से फिर दोबारा से फटता है वो, ज्यादा चांसेस फिर वहीं से होता है लावा निकलने के, बार बार, तो बार बार वहां से जो है ना फुवारे की तरह लावा निकलता है, गिरता है जमीन पे, फिर जम जाता है। तो इस तरह भी पहाड़ बनते हैं, बल्कि इस तरह पूरे पूरे आइलैंड्स निकल आते हैं। आप ये सोचो कि समंदर के दरमियान एक आइलैंड कैसे निकला है, तो समंदर के दरमियान कोई टेक्टोनिक प्लेट होगी जो जोड़ रही होगी, और कोई जमीन के अंदर का जो गर्म मैग्मा है वही लावा, वो फटा उस टेक्टोनिक प्लेट से, अगर चाहे वो समंदर के अंदर से फटा हुआ, ऐसा फटेगा कि समंदर के ऊपर अंदर से पूरा पूरा ऊपर जजीरा निकाल लेगा, वो पूरा पूरा आइलैंड निकाल लेगा। डिपेंड करता है कितना कितना खतरनाक फटा है। तो उस वक्त तो वहां पर कोई लाइफ नहीं होगी, बल्कि उस वक्त समंदर की जो मछलियां वो भी तबाह हो जाएंगी। कि जब वो जमीन की सूरत इख्तियार करेगा, फिर वहां पर जाके अलग अलग जो है ना हजारों साल, हजारों लाखों साल गुजरते गुजरते फिर वहां अलग अलग किस्म की जो है ना न्यूट्रिएंट्स जमा होते जाएंगे, बारिश होंगी, और तो वो लैंड इस काबिल होना शुरू हो जाएगा कि अब वहां पर लाइफ आ सकती है। तो फिर वहां पर लाइफ आहिस्ते आहिस्ते सर्वाइव करना शुरू होते हैं, तो एनिमल्स शुरू हो जाते हैं वहां पर पैदा होना और सब, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है कि इंसान निकलता कश्तियां लेके कि कोई जजीरा, तो जजीरा हो ये अच्छी जगह है, फिर वहां पर इंसान आबाद होना शुरू हो जाता है, उनकी आबादी बढ़ जाती है, तो वहां पर इंसान आ जाते हैं फिर। क्लियर? बहरहाल कमिंग बैक, तो आपके माउंटेन्स जो हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के घुसने से बनते हैं, या वोल्केनोस जो फटते हैं ना, ज्वालामुखी हिंदी में कहते हैं जिसको, ठीक है, वो उसके अलावे से भी माउंटेन्स बन जाते हैं। यहां पर ये बात लिखी हुई है।
आप लोगों ने सिर्फ रीड करना है और समझे, उस चीज को समझने की कोशिश करनी है, ये बैठता जाएगा खुद ही दिमाग में। कोई वोकैबुलरी अगर मुश्किल आपको लगता है कि वोकैबुलरी में नहीं पकड़ पा रही है, तो उसको अपने पास लिखते चले जाओ, उसको याद गलती से कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, उस बात को समझने की जरूरत है कि जो बात हो रही है मुझे, मैं समझते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं। क्लियर? अब जैसे कॉलिजन का लफ्ज है, अगर नहीं पता तो उसको सर्च करोगे, जब सर्च करोगे तो क्या पता चलेगा? टकराना, कोलाइड करना। माउंटेन्स के फीचर्स क्या है? स्टीप साइड्स, स्टीप किसे कहते हैं? स्लोप। तो माउंटेन्स की साइड स्लोप होती है ना, ठीक है जी। और माउंटेन्स की पीक जो है या तो शार्प होती है, नोकीली, या फिर थोड़ी सी राउंडेड हो सकती है। शार्प होगी या थोड़ी सी फ्लैट होगी, लेकिन दूर से देखोगे तो शार्प ही लगेगी। सही है जी। अगर हम इन्हें माउंटेन्स की पीक्स यहां अगर हम देखें तो हमें क्या नजर आएंगी? या तो शार्प होंगी या थोड़ी सी ऐसी होंगी कि जिसके ऊपर कदम जमाया जा सके। अब ये देख लो शार्प नजर आ रही है, कुछ शार्प हैं, कुछ ऐसी हैं कि जिसको और थोड़ा जूम करो तो गोल गोल भी लगेंगी। देख रहे हो, ये वाली गोल गोल सी है, थोड़ी सी राउंडेड है, और कुछ हैं जो बिल्कुल ही आपको शार्प नजर आएंगी। ठीक है, तो ये माउंटेन की पीक्स हैं। अब ये जैसे यहां से ये शार्प नजर आ रही है, क्लियर है? और ये माउंटेन्स में जो धारी बनी हुई है ना लाइन से सीधी, ये कहलाते हैं रिजेस, RIDGE, रिज। माउंटेन की धार, माउंटेन की जो धार है वो रिज कहलाती है। माउंटेन की फॉर्मेशन अभी बाद में हम देख लेंगे, क्योंकि अभी एक पिक्चर और आ रही है। माउंटेन रेंजेस की एग्जांपल्स क्या है? माउंटेन रेंजेस की एग्जांपल्स हैं हिमालयाज, एक माउंटेन रेंज है। पाकिस्तान में 3 माउंटेन रेंजेस की, जिसके मेन नॉर्दर्न माउंटेन्स में बात करूं, वेस्टर्न की बात नहीं कर रहा, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में बात करूं अगर पाकिस्तान के, तो एक है कराकोरम रेंज, एक है हिमालय रेंज, और एक है हिंदू कश रेंज। 3 रेंजेस है माउंटेन्स की। ठीक है, अगर मैं बाय मैप समझाऊं वो रेंजेस क्या हैं, तो लेट मी जस्ट जूम इट आउट और आपको माउस से बता दूंगा कि कौन सी कहां पर है। तो ये पाकिस्तान, आपको ये पाकिस्तान है, ठीक है, जहां मेरा माउस मूव हो रहा है। तो इसमें ये वाली जो नॉर्दर्न रेंज है, नीचे हिमालय है, हिमालय से थोड़ा ऊपर चले जाओ तो कराकोरम रेंज है। कराकोरम रेंज ज्यादा आगे तक नहीं जा रही है, थोड़ा आगे जाके खत्म हो जाती है चाइना तक। हिमालय रेंज देख रहे हो, जो पूरा यहां से यहां तक नेपाल तक चल रही है। क्लियर है? जबकि कराकोरम रेंज क्या है, यहीं पर खत्म हो रही है, चाइना तक जा रही है ज्यादा। और माउंट एवरेस्ट हिमालयन रेंज पर ही मौजूद है, नेपाल के अंदर। ठीक है, तो माउंटेन रेंजेस मैंने आपको वो बता दी। कराकोरम ऊपर है, उसके नीचे हिमालय है, और इस तरफ जो दिख रही है ना, थोड़ा जूम इन करके अगर दिखाऊं मैं, ये वाली जो रेंज दिख रही है ना, ये हिंदू कश रेंज, जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान एक नेचुरल बॉर्डर है। क्योंकि माउंटेन रेंजेस ऐसी हैं, उसमें एक बंदा एडवेंचर करने के लिए चढ़ जाए बहुत बड़ी बात है, पूरी पूरी आर्मी थोड़ी क्रॉस हो सकती है। तो ज्यादातर ममालिक के जो बॉर्डर्स होते हैं ना, वो नेचुरल बॉर्डर्स होते हैं। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कौन सा बॉर्डर है? नेचुरल माउंटेन्स है ना, ये हिमालयाज और कराकोरम, राइट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये वाला हिस्सा जो बॉर्डर का है, वो कौन सा? माउंटेन्स है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक इतना बड़ा बॉर्डर है, तो कैसे फोर्सेस सर्वाइव कर रही हैं उस इतने बड़े बॉर्डर में? जो ऊपर से नीचे तक इतना बड़ा बॉर्डर आ रहा है ना, ये पूरा बॉर्डर, उसमें से ये वाला पूरा हिस्सा थर का है, डेजर्ट ही डेजर्ट है। इतना बड़ा रेगिस्तान है कि उस रेगिस्तान में कैसे लेके जाएंगे आर्मी को? कितनी आर्मी ले जाएंगे? सही है, तो लैंडस्केप इसी तरीके से तीसरी तरफ देख लें तो अरेबियन सी एक बॉर्डर है। दूसरे ममालिक कैसे पे समंदर के जरिए आएंगे? क्या आसान थोड़ी समंदर के जरिए आना, और जब आओगे तो ऐसे ही दिख जाओगे। जहाज जमीन जिसके पास मौजूद है, जमीन में ऐसे प्लांट कर सकता है, गने और मशीनरी के दूर के जहाजों को भी फाड़ दे। ठीक है जी, तो बहुत सारे तो नेचुरल बॉर्डर्स अवेलेबल है, और जहां जहां बीच में पासेस और ये मौजूद है, वहां पर आर्मी बस खड़ी हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ माउंटेन रेंजेस इन पाकिस्तान, हिमालयाज की बात कर ली। अच्छा, पाकिस्तान में हिमालयाज के अंदर जो है ना, K2 हिमालयाज में नहीं आ, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ तो हिमालय में माउंट एवरेस्ट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ जो कि दुनिया का सेकंड नंबर पे हाईएस्ट, जिसका नाम है, जिसका कोड है K2, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। नाम छोड़ दो, चलो K2 याद रखो। तो K2 जो है वो हिमालयन रेंज में नहीं है, बल्कि कराकोरम रेंज में है। सही जी। अच्छा, उसके अलावा हिमालय में पाकिस्तान के अंदर जो हिमालय है ना, उस पाकिस्तान में हिमालय का जितना हिस्सा है, उसमें जो ऊंचा तरीन पहाड़ है उसका नाम है नांगा पर्वत। वो है 8126 मीटर। 8126 मीटर मतलब 8000 मीटर का मतलब 8 किलोमीटर ऊंचा समंदर से, क्योंकि 8000 मीटर होता है 8 किलोमीटर। ठीक है, तो 8 किलोमीटर से भी बड़ा है ये। इसी तरीके से कराकोरम रेंज में K2 है, K2 8600 मीटर, 8.5 किलोमीटर से भी बड़ा है ऊंचाई में। ठीक है, K2।
और हिंदू कश के अंदर मौजूद है तिरछमीर, जो हिंदू कश की सबसे ऊंची है, यहां पर नहीं लिखी हुई, खैर मिसालें दी हुई तीनों की। फिर आ गए प्लेटोस पे। प्लेटोस क्या है? प्लेटोस है एलिवेटेड फ्लैट लैंड्स। क्या लिखा है? एलिवेटेड मतलब ऊंचे, फ्लैट लैंड्स मतलब फ्लैट। अगर प्लेटोस की बात करें तो बलूचिस्तान भरा पड़ा है प्लेटोस से। बलूचिस्तान का सरफेस ही ऐसा ऊंचे नीचे इतने पहाड़ नुमा सीधे सीधे लैंड्स है। जो पहाड़ होते हैं वो तो उनकी तो पीक्स नोकीली होती है ना, लेकिन प्लेटोस जो है वो फ्लैट लैंड है जो हवा में उठे हुए हैं, जो जमीन पे उठे हुए हैं। अगर प्लेटोस की मैं यहां पर तस्वीर दिखाऊं कोई तो और अच्छे समझ में आएगा। ये है प्लेटोस, देख रहे हो? ये प्लेटो है। कैसे बना? कभी दरिया का गुजर हुआ होगा, आसपास की जमीन ले गया होगा, ये समझ गया होगा। क्लियर है? ये लैंड पीसेस क्या कहलाता है? प्लेटोस, उठे हुए फ्लैट लैंड्स। फ्लैट है, ऊपर ऊंचाई देखो इसकी फ्लैट सी है। तो ये आसपास देख रहे हैं प्लेटोस ही हैं। दरिया का बहाव इससे कम होकर नीचे से गुजर रहा है। सही है? प्लेटोस के क्या फीचर्स हैं? कि फ्लैट टेरेन होता है। टेरेन का मतलब होता है जमीन का, जो जमीन जो है ना वो टेरेन भी कहलाते हैं, TERRAIN टेरेन। ठीक है ना? फ्लैट होते हैं, ऊंचे होते हैं लेकिन फ्लैट होते हैं ऊपर से, प्लेटोस। ठीक है? इसी तरीके से शार्प एजेस, इनकी एजेस स्लोप नहीं होती, शार्प होती है। थोड़ी बहुत कभी कभी स्लोपी भी होगी लेकिन ज्यादातर वो शार्प होगी, क्योंकि पत्थर टूटते हुए जो चले गए और बाकी जो कड़क रह गए ना स्टैंडिंग, वो स्टिल स्टैंडिंग है। तो इस तरह से इनकी जो पहाड़ों की तरह इतने स्लोपी कभी हो भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो स्ट्रेट फ्लैट्स होते हैं। मतलब उनकी जो वर्टिकल स्लोप है ना वो भी बहुत स्टीप होता है, कुछ ज्यादा स्टीप होता है, मतलब बिल्कुल वर्टिकल लगता है। ठीक है? और इसके अंदर इसके दरमियान वैलीज भी हो सकते हैं। देखो वैलीज है ना बीच में, वैली किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के दरमियान की जमीन। तो बीच में कभी आपको जमीन ये छोटी सी दिख रही है ना, ये तस्वीर में समाने के लिए छोटी सी, आप इसको समझ लो 10 किलोमीटर की जगह, 20 किलोमीटर की जगह। दरिया के बाद 20 किलोमीटर सीधी जमीन है, उसके बाद फिर प्लेटोज है। तो कभी दरिया का पानी इन 20 किलोमीटर तक भी फ्लड कर गया होगा, लेकिन उससे आगे नहीं गया होगा। तो इससे आगे जहां तक नहीं गया तो वहां तक जमीन ऊपर रहकर बाकी बह गई, और बह के कहीं और जमा हो गई, कहीं और पहाड़ियां बन गई। कराची में हिल पार्क, सवारी पार्क बन गया, वहां से जमीन काट काट के पंजाब और अंदरून सिंधी निकाल के यहाँ पर जमा हो गई। ये जो हिल्स बनते हैं ना जगह जगह पर ऊंचे, वो कैसे बनते हैं? वो ऐसे ही बनते हैं कि जब प्लेटोस जब जमीन कहीं से इरोड हो रही है तो वो मट्टी कहीं जाके जमा भी तो हो रही है ना। प्लेटोस की मिसालें यहां पर पोटवार प्लेटोस और बलूचिस्तान प्लेटोस। पोटवार प्लेटोस या पोटोहार प्लेटोस कहते हैं, तो वो पाकिस्तान के मैप में अगर देखा जाए तो मैं एक्चुअली आई वुड रादर शो इट इन, तो वो समझ लो इस रीजन में पड़ता है। ठीक है? पोटवार प्लेटोस। अब आप सोचिए प्लेटोस इसीलिए बन गए होंगे कि आसपास से दरिया गुजरते गुजरते जो है ना बहुत सारा इरोड कर गया होगा लैंड आसपास, और प्लेटोस बन गए होंगे। ठीक है? इफ आई सर्च इट पोटवार प्लेटो, तो एग्जैक्टली देखते हैं कहाँ पड़ रहा है। हाँ ये रहा। ठीक है जी, ये पोटवार प्लेटोस है। तो एक तो ये जगह है प्लेटोस की। इसके अलावा बलूचिस्तान तो प्लेटो ही प्लेटो है। बलूचिस्तान को तो जो पूरा लैंडस्केप है ना वो इस तरह का रगेड सा है। ठीक है? अब वो अलग बात है कि आप कहोगे यहाँ से कोई रिवर सिस्टम नहीं गुजर रहा तो कैसे हुआ होगा, कैसे? भाई ये आज नहीं हो रहा है, ये आज का रिवर सिस्टम की हमें बात नहीं देखनी है। ये कायनात दुनिया लाखों सालों से होगी, तो कितने हजारों सालों में कितने प्रोसेस से गुजरी होगी जमीन। हमारा पाकिस्तान जब से बना है तब से हिस्ट्री शुरू नहीं हो रही है, या आप जब से पैदा हुए हो उससे थोड़ा पीछे चले जाओ तो हिस्ट्री शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरे दादा हैं, बस उससे पहले ज्यादा हुआ है तो पाकिस्तान बना है। अगर ऐसा फीलर आपको आ रहा है ना हिस्ट्री को लेकर, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वी आर जस्ट नथिंग वाला कह लेना लाइफ ओवर हेयर। बहुत ही कायनात की लंबी हिस्ट्री है, उसके अंदर इंसान की लाइफ की भी बहुत महदूद हिस्ट्री है, उससे बहुत पुरानी है कायनात। तो बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरी है तब जाके इनहेबिटेबल हुई है, रहने लायक हुई है। सही? कुदरत का निजाम है पूरा। तो बहरहाल बलूचिस्तान भी प्लेटो ही प्लेटो, इसका भी पूरा जो बलूचिस्तान का सरफेस है वो रगेड ही है। तो बलूचिस्तान प्लेटो लिखने से अगर ये किसी एक स्पेसिफिक जगह पर ले जाता है तो देख लेते हैं, स्पेसिफिक किसी रीजन तक ले जाए। तो अगर कोई भी जगह देखेंगे अगर आप, तो वो 3D में अगर देखेंगे तो देख रहे हो लैंडस्केप बलूचिस्तान का कैसा रगेड सा है। रगेड सा मतलब खुरदुरा सा। पर ये माउंटेन रेंजेस, में माउंटेन रेंजेस भी शामिल है।
इसके अंदर माउंटेन रेंजेस भी शामिल होंगी, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट का एक हिस्सा जो है हमारा पाकिस्तान की वेस्ट साइड से भी लग रहा है, तो वहां पर निकल आए होंगे माउंटेन्स भी, उसके ऊपर हम बात करेंगे वेस्टर्न माउंटेन्स पे। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू इट। तो प्लेटोज मैंने आपको बता दिया कि माउंटेन्स से थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब है इनका। माउंटेन्स टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनते हैं या वोल्केनोज के इरप्शन से बनते हैं। पाकिस्तान में जो माउंटेन रेंज है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, जो प्लेटें हैं टेक्टोनिक प्लेट से वो आपस में जुड़े, और जो प्लेटोज है वो रिवर के इरोजन से, आसपास से रिवर फ्लो होता है तो जमीन को ले जाते हैं, जो बकिया बच जाती है प्लेटोज होता है। क्लियर है? अच्छा जी। फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स का मतलब दरिया के आसपास की जमीन जो कभी फ्लड हुई होगी या फ्लड हो सकती है, वो फ्लड प्लेन कहलाती है तो प्लेन एरिया, जमीन है सीधी सीधी, लेकिन कभी सैलाब आ जाए तो दरिया का पानी ओवरफ्लो कर जाता है और उन जगहों को फ्लड कर देता है। फ्लड करने का मतलब क्या होता है? पानी का अपने पैमाने से बाहर निकल आना है। तो अभी जब दरिया जिस बाउंड्री से गुजर रहा है उसके आसपास जमीन है, जब दरिया का फ्लो गर्मियों में खासतौर पर ऊपर चला जाता है, पहाड़ों से पानी ज्यादा पिघलता है, ठीक है, तो ज्यादा दरिया का बहाव बढ़ जाता है, तो वो फिर आसपास की जमीनों पर भी फ्लड करना शुरू हो जाता है दरिया, मतलब दरिया आसपास की जमीनों को भी अपने अंदर ले लेता है। तो वहां से बहते बहते जो है ना और फिर दूर, और डिपेंड करता है कितना सैलाब है। तो जितना भी दरिया के आसपास की जमीनें हैं वो क्या है? सारी फ्लड प्लेन्स हैं। है तो प्लेन एरिया पर वो फ्लड भी हो सकता है या हो भी चुका होगा कभी ना कभी। फ्लड प्लेन्स की बड़ी खास बात यह है कि वहां पर वेजिटेशन बहुत अच्छी होती है, मतलब फर्टाइल होता है, मीठा पानी वहां से गुजरा है, पहाड़ों से मीठा पानी बड़े सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लेके आ रहा है, तो वो दरिया का पानी कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिएंट्स को फ्लड प्लेन्स में भी जमा कर रहा है। कैसे कि जब वो फ्लड किया होगा और फिर उसके बाद दरिया का बहाव महदूद कम हो गया होगा, तो जो सिल्ट और पहाड़ों से जितना भी न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी मादनियात लेके आया होगा वो पानी, वो सारा जमीन पे ही रह गया होगा और जमीन फिर हो गई होगी हरियाली के काबिल। ठीक है, दरिया का पानी वो नमकीन वाला मामला थोड़ी होता है इसका कि ऊपर से नमक लेके आ रहा है पहाड़ों से, वो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेके आ रहा है कि जो अगर जमीन के ऊपर रह जाएं और फिर वहां से दरिया हट जाए तो फिर वो जमीन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल हो जाती है। ठीक है, तो फ्लड प्लेन्स के की फीचर्स क्या है? वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट होते हैं, और अगर स्लोप भी होता है तो बड़ा जेंटल स्लोप होता है कि आपको लगेगा नहीं स्लोप है। सही है, बहुत जेंटल सा स्लोप होता है, ऐसा स्लोप होता है कि जिसमें पानी डालो तो बह नहीं जाएगा, फौरन टिकेगा। जब पानी टिकेगा तो वहां पर फिर कुछ झुक सकता है ना, पानी बह नहीं जाएगा। जमीन के ऊपर जिसपे एग्रीकल्चर हो सकता है, जो सबसे टॉप की सॉइल है ना, सॉइल की जो सबसे टॉप की सॉइल लेयर जो है ना, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर सैलाब आता है वो सारे न्यूट्रिएंट बहा के ले जा सकता है। अगर जमीन स्लोप पे होगी, पानी डालोगे तो ऊपर का सारा सॉइल बह सकता है। तो इसी वजह से पहाड़ों पे एज सच कुछ उग नहीं सकता। जो पहाड़ों पे दरख्त वगैरह टिक के उग भी जाते हैं तो वो आप बाकायदा उगाने जाएंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। वो तो कुदरती तौर पे उगे हुए जिन जमानों से कितने सारे प्रोसेस से गुजरे। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर क्या होता है? हम खुद उगाते हैं जो, और एग्रीकल्चर का मसला है हम उसके लिए वेट नहीं कर सकते। वो एक साल में दो दफा एक ही जमीन में अलग अलग क्रॉप्स उगानी होती है, तो उसमें नेचुरल प्रोसेस का वेट नहीं कर सकते कि जब नेचुरली यहाँ पर दरख्त उगेगा तभी देखेंगे। जैसे पहाड़ों पे अगर हम जाए नॉर्दर्न एरियाज पे तो चीड़ के दरख्त है, ठीक है ना, देवदार के दरख्त है, तो वो जो सारे दरख्त है एल्पाइन फॉरेस्ट कहलाते हैं, वो सारे वो भी तो उगे हैं। पहाड़ों पे कैसे उगे भाई? वो नेचुरल प्रोसेस से उगे, ठीक है, वो बड़े टाइम में कुछ उग गया। लेकिन हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर का मतलब ये हो गया कि आज मैंने फसल लगाई भुट्टे की, 2-3 महीने में फसल पूरा वो भुट्टा पूरा तैयार हो जाए और उसकी कटाई भी हो जाए, जमीन फिर फ्लैट हो जाए, फिर उस जमीन पे कुछ और उगा रहा हूं। इस साल के अंदर दो तरह की चीजें उगाना, तो इसका मतलब आपको फिर प्रॉपर पानी का ऐसा ठहराव चाहिए कि उसी वक्त जल्दी पानी एब्जॉर्ब हो, उसी वक्त सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब और जल्दी से क्रॉप्स उगे। तो ये वाली चीज करने के लिए आपको फ्लैट लैंड चाहिए होते हैं। स्लोप व्लोप से काम नहीं बनता, लेकिन ये जेंटल स्लोप है, मतलब फॉरन स्लोप नहीं, जेंटल स्लोप है तो पानी टिक जाता है। हमारे किसकी बात करें? फ्लड प्लेन्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? फ्लड प्लेन्स क्या फ्लैट लैंड्स होते हैं, स्लोप भी भूल जाओ, चलो फ्लैट लैंड्स का हो, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रिवर्स है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब नियर, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रिवर्स की जगह लिख दो नियर रिवर्स, ठीक है जी। ये दरियाओं के करीब होता है। दरिया तो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी जो है ना चश्मे बहते बहते दरिया में मिलते हैं, तो जरूरी नहीं दरिया ही लिखूं, यहाँ पर स्ट्रीम्स भी लिख सकता हूं। स्ट्रीम मतलब चश्मे, पानी के चश्मे होते हैं ना जो पहाड़ों से पिघल के निकल लेते हैं, तो उन चश्मों के इर्द गिर्द का लैंड भी फ्लैट लैंड हो सकता है, जो कि फ्लड प्लेन का काम दे, मतलब वहां भी एग्रीकल्चर हो सकता है अगर फ्लैट है। पहाड़ी स्लोप्स हैं तो वहां तो नहीं हो सकता। चांसेस ऑफ सीजनल फ्लडिंग, एक फीचर क्या है फ्लड प्लेन्स का? क्या एक फीचर है, एक खुसूसियत फ्लड प्लेन्स की है कि वहां पर फ्लडिंग हो सकती है, सीजनल फ्लडिंग, तो सीजन वाइज फ्लडिंग हो सकती है। फर्टाइल सॉइल आइडियल फॉर फार्मिंग, सॉइल जो है
फ्लैट प्लेन्स का जो सॉइल मतलब मट्टी, वो फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब जरखेज, ठीक है ना, कि जहां पर उग सकता है किसी किस्म का, हरियाली हो सकती है, उसे कहता है फर्टाइल जमीन, जहां पर कुछ प्रोड्यूस हो सकता है एग्रीकल्चर का। तो फ्लैट प्लेन्स की जमीन जो है, मट्टी जो है वो फर्टाइल होती है। एग्जाम्पल्स इन पाकिस्तान, इंडस रिवर फ्लड प्लेन। इंडस रिवर सिस्टम जो पूरा पाकिस्तान से गुजर रहा है, उसके आसपास की जितनी भी जमीन है वो क्या है, इंडस रिवर फ्लड प्लेन, ठीक है। पंजाब दो आब फ्लड प्लेन, ये लिखा है, डोब नहीं पढ़ना इसको, दो आब, दो आब, आब मतलब पानी। तो दो पानियों के दरमियान की जो जमीन है वो कहलाती है दो आब, ठीक है। अब पंजाब में लेट्स सपोज यहां से रिवर गुजर रहा है, यहां से रिवर गुजर रहा है, तो बीच की जो जमीन है ये क्या कहलाई, दो आब। इतने करीब से जो रिवर गुजार दी ना, इतने प्यार से, पता नहीं कितने 100 किलोमीटर का फासला होगा ये, कितने 100 तो नहीं तो कम से कम 200-300 किलोमीटर तो कर ही लो, क्योंकि 800 किलोमीटर तो टोटल चौड़ाई की बात हो रही है। अगर तो 100, 125, 50, 60, 70, 80 किलोमीटर का फासला कम से कम कर लो, उससे ज्यादा ही कर लो। तो एक दरिया का पानी यहां से बह रहा है, दरिया का पानी यहां से बह रहा है, ठीक है। पाकिस्तान का रिवर सिस्टम कुछ इस तरह से कि 5-6 जगहों से आके फिर एक सिंगल रिवर सिस्टम बन जाता है, और सिंध से पूरा फिर सिंगल रिवर गुजरता है। पंजाब के मिडिल में ही, नॉर्थ पंजाब से ऊपर ऊपर तक तो 5-6 अलग अलग रास्तों से दरिया आ रहा है। फिर पंजाब के एक मकाम है पंजनद, वहां पर पहुंच के फिर वो एक हो जाता है, फिर एक होके नीचे बहता है, साउथ पंजाब से लेकर सिंध से होते हुए अरेबियन सी तक, फिर वो एक ही बहता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। बहरहाल तो इस इंडस रिवर सिस्टम की जब शाखें होती है, जब एक बह रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, जब एक बह रहा है तो उसके तो इस तरफ जमीन होगी या उस तरफ जमीन होगी, तो दो आब तो नहीं है ना जमीन के बीच में, दो आब के दरमियान जमीन नहीं है। तो लेकिन दो आब पंजाब में तो मौजूद है ना, जब अलग अलग दरिया आ रहे हैं तो उन अलग अलग दरियाओं के बीच की जो जमीन है वो क्या कहलाती है, पंजाब के दो आब, ठीक है। इसको डूब नहीं पढ़ लेना, डुआब्स, और ये बहुत अंग्रेजी मत कर लेना है, ये दो आब है। तो पंजाब के दो आब फ्लड प्लेन्स भी तो फ्लड प्लेन्स है। इसी तरह पूरे इंडस रिवर सिस्टम, पूरे इंडस रिवर सिस्टम की बात कर ली तो ऊपर नॉर्दर्न एरिया से लेकर पंजाब से लेकर सिंध तक जितना भी रिवर बह रहा है, उसके आजू बाजू जो भी जमीन है, इधर उधर जो भी जमीन है, वो हमारी क्या फ्लड प्लेन है। क्लियर? फ्लड प्लेन मतलब ऐसे प्लेन लैंड्स, कॉम्प्लेक्स मत करना इसको, सीधी बात है, इसके अल्फाज का मतलब निकालो। जब भी फ्लड प्लेन का मतलब सामने आ जाए, फिर रिवाइज कराने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा प्लेन जमीन का एरिया जहां पर हरियाली हो सकती हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फ्लड होता है, रिवर उस पर फ्लड कर जाता है। जब रिवर फ्लड कर जाता है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेके आता है, फिर रिवर का बहाव कम हो जाता है तो जमीन रह जाती है ऊपर, बाकी रिवर बीच में से निकल जाता है जब रिवर का बहाव नीचे हो जाता है थोड़ा। क्लियर है? तो वो जमीन फिर जो रह जाती है वो क्या है, वो बड़ी जरखेज हो जाती है। अक्सर सैलाब आता है, सैलाब आने के बाद जब सैलाब खत्म हो जाता है, दरिया अपनी जगह पर आ जाता है, अपने मेन फ्लो वाली जगह पर आ जाता है, तो जो जमीन जो पे सैलाब आया था बहुत नुकसान तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वहां पर बड़ी आसानी से हरियाली हो जाती है, बड़ी अच्छी अच्छी फसलें उगना शुरू हो जाती है उसके बाद। सही है, तो नेचुरल प्रोसेस है। चौथा लैंडफॉर्म क्या है, डेजर्ट्स। ये चौथा और आखिरी लैंडफॉर्म आप जो पढ़ेंगे ये डेजर्ट्स। डेजर्ट्स क्या है, रेगिस्तान। रेगिस्तान के फीचर क्या है, पानी नहीं है आसपास, खुश्की है। खुश्की और पानी नहीं होगी तो वेजिटेशन क्या हो जाएगी, कमी, वेजिटेशन की कमी है। क्या लिखा है, स्पार्स वेजिटेशन। आप स्पार्स बोलो या स्कार्स बोलो या लैक ऑफ बोलो, लैक ऑफ या डिवॉइड ऑफ, इन सब के बाद वेजिटेशन लिख दो तो मतलब एक ही है कि हरियाली की कमी। स्पार्स वेजिटेशन, स्कार्स वेजिटेशन, लैक ऑफ वेजिटेशन या डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। डिप्राइव्ड ऑफ वेजिटेशन भी लिख सकता हूं, मतलब महरूमी। डिप्राइव्ड ऑफ वेजिटेशन मतलब क्या है, हरियाली नहीं है यहां पर। क्यों नहीं है, खुश्की है। क्यों खुश्की है, पानी नहीं है। क्यों नहीं है, दरिया नहीं बह रहा यहां से। सही समझ में आ रही है, दरिया नहीं बह रहा, खुश्की है, तो बरसात भी खास पड़ती नहीं है भाई, इवेपोरेट होके जमा ही नहीं होगा तो बरसेगा क्या। और कभी बरस गया तो पता है क्यों, समंदर का इवेपोरेट हो गया, कहीं और का इवेपोरेट हो गया, ऊपर पानी के वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स गए हवाओं के जरिए बादल जमा हो गए अगर इस तरफ किसी डेजर्ट एरिया पे, तो कभी बरस गया तो बरस गया। डेजर्ट एरिया की तो एनुअल रेनफॉल जो है ना डेजर्ट्स में, एनुअल रेनफॉल वो 250 मिलीमीटर से भी कम होता है। रेन कैलकुलेट किसमें होती है, मिलीमीटर्स में, ठीक है। मतलब ये कि पूरे साल अगर एक बाल्टी है,
250 मिलीमीटर का मतलब पता है क्या होता है? 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। तो 250 मिलीमीटर का 25 सेंटीमीटर के बराबर हुआ। तो एक अगर 25 सेंटीमीटर की बाल्टी है मतलब 2 स्केल्स बराबर बाल्टी है। 12-12 सेंटीमीटर के 2 स्केल 24 सेंटीमीटर हो जाते हैं। 12-12 सेंटीमीटर, बल्कि 12-12 इंच का स्केल, चलो 12 सेंटीमीटर का अगर एक स्केल है तो 2 स्केल्स के बराबर अगर एक बाल्टी, इतनी होगी ज्यादा। पूरे साल में इतनी बाल्टी जितना बरसात हुई तो होगी, मतलब पूरे साल की बरसात अगर एक बाल्टी रखी है पूरे साल, तो टोटल बरसात उसमें जो होगी ना वो बाल्टी भर गई तो बड़ी बात है। बाकी हमारे यहाँ कभी बारिश। डेजर्ट्स की दो इंपॉर्टेंट मिसालें पाकिस्तान में रहते हुए, थर डेजर्ट और खारान डेजर्ट। थर डेजर्ट का और खारान डेजर्ट कहाँ है अगर मैं पूछूं? नहीं भाई, बलूचिस्तान में है खारान डेजर्ट और थर डेजर्ट है सिंध में। और सिंध के कौन से वाले हिस्से में, जो कि किसके साथ बॉर्डर करता है? इंडिया के साथ। ठीक है जी। अब मैं यहां से दिखाता हूं आपको। अब वो थर जो है उसके डेजर्ट, थर बहुत बड़ा एरिया है, अब उसके बहुत छोटे छोटे फिर टुकड़े मजीद किए जा सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ग्रीन पूरा इंडस रिवर सिस्टम आ रहा है, ये डेल्टास हैं। उसके बाद वाला यहाँ जो हिस्सा है ना सारा, ये थर वाला है। ठीक है जी। और ये वाला जो हिस्सा सारा है ना, ये जहां पर पाकिस्तान खत्म हो रहा है, उसके इस तरफ साइड पे खारान डेजर्ट है। सही है। अगर इसको मैं आपको किसी मैप के अंदर दिखाऊं पाकिस्तान के ही, इवेंचुअली आपको वैसे मिलनी है ये चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई हैं वो और ज्यादा डिटेल के अंदर कवर हो रही हैं। पर इफ आई जस्ट शो यू राइट नाउ, थर्ड डेजर्ट ये वाला नंबर 1 जो लिखा है ना, 1 पे क्या लिखा है? थर्ड डेजर्ट 1 ये वाला हिस्सा है। 4 पे क्या लिखा है? खारान डेजर्ट, खारान डेजर्ट ये वाला हिस्सा है। 2 पे क्या लिखा है? चोलिस्तान। तो थर्ड डेजर्ट से थोड़ा ऊपर आ जाओ तो ये वाला क्या है? चोलिस्तान डेजर्ट। ठीक है। और उसके बाद बीच में जो है ये थल डेजर्ट। क्या है? थल। अब ये भी डेजर्ट है असल में, इसके इर्द गिर्द पानी इतना दूर है कि ये भी डेजर्ट एरिया बीच में एक आ जाता है इसमें, लेकिन यहां फिर भी पानी पहुंच सकता है। इसकी बात कर लेना अगर, तो यहां पर बड़ा दूर है। आप अगर ये देखिए ना, पानी आता रहा है करीब, करीब आपको लग रहा है ये इतना से डॉट भी डाल दो ना तो पता नहीं कितने जो है ना किलोमीटर्स का फासला बन जाएगा। ठीक है जी। तो दिस इज नॉट सो सिंपल। और इसको तो छोड़ ही दो, इस बेचारे तो पानी क्या ही पहुंचाएंगे। सो ये सारी पिक्चर्स एंड सब कुछ आपका आगे आने का है। तो ये तो फिलहाल मैं आपको लैंडफॉर्म्स, खाली बेसिक लैंडफॉर्म्स बताने के लिए कर रहा था, समझा रहा था सब। ठीक है। तो बेसिक 4 लैंडफॉर्म्स है, इसको हम समझ गए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उसके ऊपर आएंगे कि जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर्स। ये जो फीचर्स हल्के फुल्के डिस्कस कर रहा था ना कि खुश्क है और माउंटेन्स जो है वो नोकीले होते हैं, धारियां बनी होती है, फिर वही चीज यहाँ पर डिटेल में लेबलिंग के साथ आपको नजर आएगी, मजीद तस्वीर के साथ। इंडिविजुअली माउंटेन्स को पहले देख लेंगे, माउंटेन्स को के अंदर रहते हुए क्या वोकैबुलरीज आपको नजर आएंगी, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स पता होने चाहिए माउंटेन्स के, माउंटेन्स की खुसूसियात। माउंटेन का जो टॉप होता है उसको कहते हैं समिट या एसेंट या पीक। पीक, समिट या एसेंट। क्लियर है? ये माउंटेन का पीक है। तो कोई क्लाइंबर अगर कहता है ना माउंटेन समिट कर गया, मतलब वो माउंटेन के पीक को जो है ना फतह कर लिया। मतलब माउंटेन के ऊपर ऊंची से ऊंची पीक्स पे चढ़ना दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है माउंटेन क्लाइंबर्स का, जो कि स्टार्ट करते हैं पहले छोटी पीक से 3000 मीटर 4000 मीटर से, बट द रियल चैलेंज कम्स आफ्टर 6-7,000 मीटर्स, कि जिसके अंदर उनको अपनी कंडीशनिंग और सब कुछ बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ती है। और फिर वेदर, सिंपल ये नहीं है ना, वेदर वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसके हिसाब से अपने आपको रखना होता है। बॉडीली वो अपने आपको सालों साल प्रिपेयर करते हैं अपने उस टारगेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई 8000 मीटर्स के अबव पीक कोई क्लाइंबर क्लाइंब कर रहे हैं तो वो तो प्रोफेशनल क्लाइंबर्स दुनिया भर के जो है ना हैंडफुल ऑफ क्लाइंबर्स होंगे वो। ठीक है, बहुत ही कम लोग होंगे। एनीवेज, तो वो कहते हैं माउंटेन समिट कर दिया, एसेंट कर दिया या पीक पे चलेगा उसकी, तो समिट इज द टॉप पॉइंट ऑफ द माउंटेन। ठीक है। अच्छा, वैली क्या है? माउंटेन्स के दरमियान के दो माउंटेन्स के दरमियान या माउंटेन रिजेस के दरमियान अगर कोई प्लेन है तो वो वैली कहलाती है। प्लेन एरिया मतलब फ्लैट एरिया। तो माउंटेन्स के ऊपर वेजिटेशन करना मुश्किल है खुद से, जो हम करते हैं ना कुदरती तौर पे जो दरख्त हो तो सालों साल, पता नहीं सैकड़ों साल ले लेते हैं उसको स्टेबली उगने में, लेकिन हम जो एयर ऑन एयर क्रॉपिंग और फार्मिंग करना चाहते हैं वो मुश्किल है, माउंटेन के ऊपर नहीं हो सकती, पानी टिकता ही नहीं है। लेकिन वैलीज के ऊपर हो सकते हैं, माउंटेन्स के दरमियान जो वैलीज होती हैं। ठीक है, तो ये वैलीज है माउंटेन के दरमियान फ्लैट रीजन जो कहलाता है। अच्छा, माउंटेन्स के ऊपर भी ट्रीज अगर एक जहां जिस हद तक मौजूद है वो कहलाते हैं ट्री लाइन।
एक पॉइंट के बाद ट्रीज भी नहीं उगते, इतनी पीक बन जाती है कि ट्री भी एक हद तक जाते हैं। तो जिस हद तक ट्रीज उग पाते हैं ना वो होती है ट्री लाइन। अब जैसे यहां पर ट्री लाइन ये रही, यहां पर अगर हम ट्री लाइन की बात करें सो इट्स दिस वन, कि ये माउंटेन के ऊपर इतना ट्रीज बस इस हद तक चढ़े हुए हैं। क्लियर है? रिज का एक लफ्ज आप देखोगे, आउटक्रॉप, ये एक एक करके बता रहा हूं सारे। फुट माउंटेन का बिल्कुल निचला हिस्सा माउंटेन का फुट कहलाता है। तो कभी आपने ये लफ्ज देखा ना, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय के जो फुट हिल्स है, मतलब हिमालय के सबसे आखिरी नीचे वाले जो हिल्स है ना, हिमालय तो माउंटेन रेंज है पूरी, जिसमें अपर हिमालयाज आते हैं, सेंट्रल हिमालयाज आते हैं, या लोअर हिमालयाज आते हैं। तो लोअर हिमालयाज में के भी नीचे फुट हिल्स की तरफ कहीं पड़ता है मरी, तो हम कहते हैं हिमालयाज के फुट हिल्स। हिमालय के जो सबसे आखिरी में नीचे की तरफ हिल्स हैं वहां पर मरी पड़ता है। खुद किसी एक माउंटेन के फुट की बात करें तो खुद माउंटेन का फुट जो है ना बिल्कुल आखिरी पॉइंट होता है, जो जमीन के प्लेन से कनेक्ट हो रहा होता है। क्लियर है? माउंटेन का फेस क्या है? वो जो माउंटेन की साइड है, जो स्लोप है ना माउंटेन का, वो माउंटेन का फेस है। क्लियर है? प्लेटो, माउंटेन पे कोई अगर फ्लैट एरिया है वो प्लेटो है, क्योंकि माउंटेन तो ऐसे होते हैं जो रिज होती है, जिनके ऊपर धार होती है, वो पीक जो है पॉइंटी होती है, नोकीली होती है, पीक होती है, या तो फिर हल्की राउंडेड हो सकती है। लेकिन अगर एक फ्लैट प्लेन है, खुद माउंटेन रीजन के अंदर, मतलब माउंटेन की पूरी रेंज है, तो एक माउंटेन है, फिर अगला माउंटेन जो है वो थोड़ा फ्लैटर, ज्यादा फ्लैट है, तो उस एरिया का प्लेटो कह सकते हैं। ठीक है? क्योंकि प्लेटो क्या होता है? जमीन से उठा हुआ सीधा रीजन। प्लेटो क्या होता है? जमीन से उठा हुआ सीधा रीजन जो होता है प्लेटो होता है। क्लियर? रिज मैंने बताया माउंटेन की धारियां जो होती है बनी हुई, ये पॉइंट हुई हुई रिज। स्नो लाइन, जहां तक स्नो आ रही है वो स्नो लाइन है। माउंटेन की स्नो जहां तक पहुंची हुई है वो स्नो लाइन है, ऊपर से नीचे की तरफ कहीं ना कहीं खत्म हो रही होती है। और ट्री लाइन, नीचे से ऊपर ट्रीज जो जा रहे हैं वो नीचे से तो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाएं तो बहुत ही चंद ट्रीज होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। वो बहुत ही मखसूस, जैसे अल्पाइन फॉरेस्ट जितना है ना वो माउंटेन पे सर्वाइव कर जाता है। अल्पाइन फॉरेस्ट में जितने ट्रीज आते हैं, जो जिसकी मिसाल ये है, चीड़ के दरख्त हैं पाकिस्तान में, देवदार के दरख्त हैं, तो वो अल्पाइन फॉरेस्ट में शुमार होते हैं। वो आप फॉरेस्ट के चैप्टर में देखेंगे। वैली देख लिया हमने, रिज देख लिया, ट्री लाइन देख लिया, इसके अलावा क्या रह गया? आउटक्रॉप, माउंटेन्स अ रॉक फॉर्मेशन विजिबल फ्रॉम द सरफेस। अगर आप माउंटेन्स को देखें तो आपको रॉकी एरिया नजर आए, एक तो ना फेस है स्लोपी, उसके अलावा कुछ रॉक नुमा सरफेसेस जो है ना वो आउटक्रॉप कहलाते हैं, कि निकली हुई माउंटेन के अंदर से निकली हुई कोई चीज। जैसे इंसान के अंदर मैं कहूं कि आउटक्रॉप है ना, अक्सर लोगों की अलग की हड्डी होती है, सो एक प्लेन उसमें निकली हुई है तो वो आउटक्रॉप हो रही होती है। सही? तो इसी तरह माउंटेन के अंदर कोई निकला हुआ पत्थर, दैट्स आउटक्रॉप। क्लियर? स्लोप आपको पता है एक स्लोपी एरिया होता है माउंटेन में। माउंटेन के फेस अक्सर स्लोपी होते हैं, अक्सर माउंटेन के फेस के ऊपर आउटक्रॉप निकला, मतलब वो निकला होता है, पत्थर नुमा सा रीजन भी निकला हुआ होता है। अब ये एक एक करके डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर, ट्री लाइन क्या होती है, स्नो लाइन क्या होती है। सही है? माउंटेन रेंज आपको बता दिया, बहुत सारे माउंटेन्स की जो पूरी सीरीज ग्रुप बना होता है माउंटेन रेंज कहलाती है। तो ये अलग अलग, ये पूरी माउंटेन रेंज जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये कराकोरम रेंज है, कराकोरम रेंज के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे अलग अलग माउंटेन पीक्स हैं। ब्रॉड पीक है, K2 is broad peak is also 8,000 above. K2 is the highest in Pakistan. ठीक है? दुनिया का जो हाईएस्ट माउंटेन वो हिमालयन रेंज में पड़ता है, और हिमालयन रेंज तो नेपाल तक एक्सटेंड होती है, और वहां पर जाके हिमालयाज या नेपाल तक पहुंच के वो सब हिमालयाज कहलाते हैं। तो वहां पर माउंट एवरेस्ट है। पाकिस्तान में रहते हुए हिमालयन रेंज के अंदर जो माउंटेन्स है वो पाकिस्तान की हिमालयन रेंज में सबसे ऊंचा माउंटेन है वो नांगा पर्वत है, वो 8,126 मीटर है। लेकिन पाकिस्तान में उससे भी ऊंचा माउंटेन जो कराकोरम रेंज में है, और कराकोरम रेंज पाकिस्तान से लेकर चाइना तक बस एक्सटेंड होती है, चाइना इंडिया के बॉर्डर तक एक्सटेंड होती है मैक्स। तो वो पाकिस्तान में कराकोरम रेंज में जो सबसे टॉप माउंटेन है वही पूरे पाकिस्तान का टॉप माउंटेन है, जो क्या है K2। ठीक है? ये कराकोरम, इसलिए मैंने बोल दिया कराकोरम रेंज की पिक्चर है बिकॉज K2 यहां पर दिख रहा है ना, तो K2 ब्रॉड पे कराकोरम रेंज का पार्ट है। रिजेस, लॉन्ग नैरो एलिवेटेड सरफेस, लंबे, एक पॉइंटी से पॉइंट नहीं है, पॉइंटी तो पीक होती है, लंबी धारीला सरफेस जो पूरा, जिसपे अक्सर जो है ना चलते भी हैं, माउंटेन की रिज बनी हुई होती है जो उस पे ट्रेवल भी करते हैं माउंटेनर्स। ये रिज बनी हुई है देखो, दिस होल इज रिज, देख रहे हो माउंटेन की पूरी धार। माउंटेन्स का जो लैंडस्केप है वो सेरेटेड होता है। माउंटेन का लैंडस्केप कौन सा होता है? सेरेटेड। सेरेटेड मतलब जैसे आरी के दांत नहीं होते, आरी को हम कहते हैं सौ, आरी क्या कहलाती है? सौ के जिस तरह दांत होते हैं ना, आरी के जिस तरह दांत होते हैं ना, वैसे ही माउंटेन्स का सरफेस होता है, अपर सरफेस। सही?
मतलब बिल्कुल करीब चले जाओ तो आपका फ्लैट लगेगा, लेकिन थोड़ा दूर से देखो तो आपका हो गया आरीनुमा है, जिसको मैं अक्सर कहता हूं रगेड, रगेड या सेरेटेड। सही जी। ये कह रहा है दांतों के नुमा, ये देख रहे कैसे दांतों जैसा या आरी जैसा सरफेस है। प्लेटोस जमीन से आसपास के प्लेन एरिया से उठा हुआ सरफेस जो कि ऊपर से फ्लैट हो, दैट्स प्लेटो। क्लियर? ग्लेशियर्स, ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स माउंटेन्स के ऊपर या जमीन के ऊपर या पानी के ऊपर जो बर्फ का तौदा होता है ना जमा हुआ, दैट इज ग्लेशियर। समंदर में भी होता है, अगर आप बिल्कुल नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात करें तो वहां के जो समंदर है वहां पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। मतलब क्या, वो जमी हुई बर्फ है, पर वो बर्फ छोटी मोटी नहीं है और हल्की फुल्की जमी हुई है, बहुत ही खतरनाक तरीके से फ्रोजन होती है वो, ठीक है। और अगर किसी किस्म का धूप का कोई इंपैक्ट उस पर आता भी है तो वो हल्के से वार्म होने लगती है, और जब वार्म होने लगती है तो मूव होना शुरू होती है हवा के या धूप के इंपैक्ट से। हवा के इंपैक्ट से कैसे? फॉर एग्जांपल अगर लहरें हैं तो लहरें, वैसे तो ग्लेशियर अगर एक जगह जमा हुआ है वो नहीं हिलाएंगी, लेकिन अगर ग्लेशियर थोड़ा वीक हो गया बिकॉज ऑफ द वार्मथ, उसकी फ्रोजन जो भी उसका टेम्परेचर है थोड़ा सा कम माइनस हो गया है, थोड़ा सा मतलब बढ़ गया टेम्परेचर अगर उसका, तो वो लहरों के साथ मूव आउट हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन दोबारा जम जाएगा, ठीक है। पहाड़ों पे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो एक स्लोप के ऊपर बने हुए हैं, एक स्लोप के ऊपर जमे हुए हैं, और जब गर्मी का कोई इंपैक्ट आता है तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो मूव डाउन करना शुरू करेंगे। तो किसी भी स्लोपी एरिया के ऊपर अगर बर्फ का तौदा है तो वो ट्रेवल करेगा हल्का हल्का करके आगे। वो ऐसा ट्रेवल होगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा, वो तो अंदर केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होंगे, इंसानी आंख को नहीं नजर आ रहा होगा वो, लेकिन वो हल्का हल्का करके ट्रेवल कर रहा होगा। जब वो ट्रेवल कर रहा होगा ना ग्लेशियर, तो वो जिस पहाड़ के ऊपर मौजूद है उस पहाड़ के पत्थर को भी लेके चला जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? इरोजन। क्या कहते हैं? इरोजन, ठीक है। ग्लेशियर लार्ज का लव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई बर्फ हल्की फुल्की जमी हुई स्नो नहीं है, ये स्नो तो फ्लफी सी होती है, स्नोफ्लेक्स, वो चीज नहीं है, पूरा जमा हुआ बर्फ है। लार्ज स्लो मूविंग मास ऑफ आइस, ये मास ऑफ आइस ही नहीं है बल्कि मूविंग मास ऑफ आइस, मूव होता है। दैट शेप्स वैलीज एंड माउंटेन्स, जो कि पूरे माउंटेन्स के दरमियान वैलीज शेप कर देता है। समझ में आ रही बात? थ्रू प्रोसेसेस लाइक प्लकिंग एंड अब्रेजन, इनका जो प्रोसेस है वो क्या होता है मैं तस्वीर के अंदर दिखाता हूं, और नोट्स के अंदर इसके वीडियो के साथ एक बारकोड भी होगा। उस बारकोड को अगर आप मोबाइल से जो है ना वो करते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी तरह से, तो उसका आपको इस वीडियो तक भी पहुंच जाएंगे आप। ये इरोजन का प्रोसेस इसका कैसे होता है, मतलब इरोड जैसे रिवर वाटर इरोड करता है ना लैंड को, रिवर का पानी बहता जा रहा है और साथ के आसपास के लैंड को इरोड करता जा रहा है, तो जैसे रिवर वाटर इरोड करता है लैंड को, वैसे ही बर्फ, जो जमी हुई बर्फ है वो भी जब ट्रेवल करती है वो लैंड को इरोड करती है, लेकिन जमी हुई बर्फ बहुत ही हल्के पेस पे ट्रेवल कर रही है, और जो रिवर वाटर है बहुत तेज ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो रिवर वाटर का इंपैक्ट बड़े ज्यादा एरिया के ऊपर हो जाता है, और बर्फ जो है मूव होते होते जो हल्का हल्का करके इरोड कर रही है ना लैंड को, तो वो भी इंपैक्ट देती है बहुत ही बड़े बड़े अरसों में। लेकिन ऐसा इंपैक्ट देती है कि पहाड़ों की रेंज है उसके दरमियान आप कहोगे इतना बड़ा, इतनी बड़ी फ्लैट जमीन कहां से आई, तो कभी वो ग्लेशियल एक्टिविटी हुई होगी वहां पर। ग्लेशियल एक्टिविटी मतलब वो पूरे पहले वहां पर जमे हुए ग्लेशियर्स होंगे, वो ग्लेशियर जो हल्के हल्के करके मूव आउट हुए होंगे वहां से, वो मूव आउट होंगे तो पूरा पीसेस ले गए पूरे लैंड के, तो बीच में दो माउंटेन्स के दरमियान फ्लैट लैंड आ गया, तो पूरी वैली फॉर्म हो गई। तो वैलीज कौन फॉर्म करता है? वैलीज ग्लेशियर फॉर्म करते हैं, सही है। और अब तो कहते हैं कि पहले तो अर्थ बड़े सारे प्रोसेसेस से गुजरी है, तो अर्थ एक आइस एज से भी गुजरी है, तो पूरी जमी हुई थी, फिर वो पिघलना शुरू हुई, वार्मिंग का प्रोसेस हुआ, पिघलते पिघलते रिवर सिस्टम में जाना शुरू, तो वो जितने भी ग्लेशियर्स थे जमे वो पिघलते पिघलते मूव आउट होना शुरू हुए, रिवर सिस्टम बनना शुरू हुए पूरे, तो वहां से पूरा लैंड गायब हो गया, सही है। और अब भी जहां जहां ग्लेशियर्स है वो मूव आउट होते हैं वहां से पूरा लैंड को थोड़ा सा स्क्रैपिंग करते हैं, मतलब छीलते हैं उस लैंड को वहां से। तो इरोजन कैसे होती है ग्लेशियर्स के जरिए, उसके दो स्टेप्स हैं, तीन कह लो चलो। यह है फ्रीज थॉ वेदरिंग, लफ्ज आए ना जब भी वेदरिंग, वैसे वेदर, कोई चीज वेदर होती है तो इसका मतलब पता है क्या होता है? हल्के हल्के वेदर का उसके ऊपर इंपैक्ट आता है, वो चेंज करती है अपनी हालत को। लकड़ी है, लकड़ी वेदर होती है मतलब वो हल्की हल्की टेढ़ी हो जाती है, कोई स्पेसिफिक सीजन होते हैं उसमें वो टेढ़ी हो जाती है फिर सीधी हो जाती है, सी वो वेदर होती है।
प्लास्टिक वेदर वैसे नहीं होता जैसे लकड़ी वेदर होती है, लेकिन प्लास्टिक को धूप में रख दो, अगर बारिश पड़ेगी धूप पड़ेगी तो प्लास्टिक एंड में उखड़ने जैसा हो जाता है उसका सरफेस, वो क्या हुआ, वेदर हो गया। पूरे पूरे इंसान वेदर हो जाते हैं, ठीक है ना। एनवायरमेंट का इम्पैक्ट आता है तो चमड़ियां उनकी बदल जाती हैं, अगर उनको बहुत सर्दियों में रहते हैं वो तो उनके वही बदल जाते हैं, उनके फेस के सरफेस ही चेंज हो जाता है पूरा। खैर, तो फ्रीज थॉ, अच्छा वेदर का लफ्ज तो वहां से वेदर से ही निकला एक्चुअली। फ्रीज थॉ वेदरिंग, फ्रीज का मतलब जमना, थॉ का मतलब पिघलना। तो पहाड़ जो है वो फ्रीज थॉ वेदर होता है। कैसे पहाड़ छिलते, फ्रीज थॉ वेदरिंग से जमते हैं, फिर पिघलते हैं। कौन, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स पहाड़ों के ऊपर जमते, फिर पिघलते, फिर जमते, फिर पिघलते, ऐसे करते करते पहाड़ों को काटते लेके चले आते। कैसे कि पहाड़ों में अगर कहीं क्रैक्स है तो जो पिघला हुआ ग्लेशियर है ना हल्का फुल्का, वो उन क्रैक्स के अंदर घुस जाता है, उन क्रैक्स में घुस जाता है, फिर जम जाता है। और जब वो जमता है तो बर्फ जमने के बाद थोड़ी खुलती है, तो वो जमने के बाद थोड़ा सा खुल जाता है, तो उससे वो पत्थर का पीस तोड़ देता है। क्रैक में घुसे जमे तो पत्थर का पीस टूट गया, और वो पत्थर का पीस टूट के ग्लेशियर के अंदर जम गया है अभी। फिर ग्लेशियर जब पिघलेगा हल्का सा तो वो पत्थर का पीस उसके साथ ही मूव आउट हो जाएगा। सही। तो वो पत्थर के क्रैक्स के अंदर जब ग्लेशियर थोड़ा सा पिघल के अंदर जमा, ग्लेशियर पिघला अंदर चला गया फिर जम गया, तो उस पत्थर को प्लक आउट कर गया, तो ये कहलाती है प्लकिंग। प्लक जैसे पत्ता तोड़ते हैं ना, तो प्लकिंग होती है। ये प्लकिंग है, मैं दिखाई देता हूं, प्लकिंग है। और एब्रेशन क्या है, वो प्लक हुए हुए पत्थर के पीसेस स्लाइड होते चले जाए, किसके साथ, ग्लेशियर्स के साथ। जो ग्लेशियर्स हल्के हल्के पिघल के, फिर ग्लेशियर्स पिघल के किसका हिस्सा बन जाते हैं, स्ट्रीम्स का। स्ट्रीम्स का, किसका, स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स क्या होते हैं, पानी के चश्मे। सही है। वो स्ट्रीम्स किसका हिस्सा बन जाती है, रिवर्स का। रिवर्स क्या होते हैं, दरिया। सही है। अक्सर आप पहाड़ों पे whenever you just go out at north, you like you'd see mountainous regions पे जाओगे तो आपको इस तरह से करके इस तरह के पत्थरों के पीसेस नजर आएंगे माउंटेन्स के फुट पे। माउंटेन्स का फुट मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। माउंटेन्स के फुट पे पत्थर के छोटे छोटे पीसेस नजर आएंगे। ये क्या है, ये एक्चुअली ग्लेशियर्स पिघल के अपने साथ हल्के हल्के करके लेके आएंगे पत्थर, और फिर वो जब ग्लेशियर्स पानी बन गए होंगे तो पानी बह गया होगा, पत्थर पीछे रह गए होंगे, और उस बहते हुए पानी के साथ भी बहुत सारे बारीक जर्रात पत्थरों के चले गए होंगे, वो कहलाते हैं सिल्ट। जो बहते हुए पानी के साथ बह गए, सिल्ट। और वो सिल्ट दरिया का पार्ट बनता है। फिर दरिया जिस भी आसपास के प्लेन पे फ्लड होता है तो उस सिल्ट को वहां तक पहुंचाता है, फिर दरिया दोबारा अपनी जगह पर आ जाता है, तो वो आसपास के प्लेन एरियाज पे वो सिल्ट रह जाता है। सिल्ट होता है बहुत न्यूट्रिएंट रिच, उसके अंदर बड़ी मादनियात मौजूद होती है। तो उससे क्या होता है, उस सिल्ट की वजह से वो जमीन की मिट्टी जो आसपास के दरिया की वो सॉइल बन जाती है, और उस सॉइल के अंदर ही कुछ उगाया जा सकता है। यू गेट द पॉइंट। ये आगे दोबारा रिपीट भी होगी, ये बातें बार बार जैसे पीछे रिपीट होते आ रही है। तो ये वीडियो है, इसका मैं कोई बारकोड वगैरह लगा दूंगा जो प्ले हो जाएगी उसमें। बहरहाल ये हाईली रिकमेंडेड है कि इस वीडियो को जरूर अपने पार्ट पे देख लेना। सही, क्योंकि इसके अंदर जो पीछे जो सारी तस्वीर भी जो ली है ना वो उसी वीडियो में से कैप्चर की गई है, बट एज अ होल वीडियो आप अपने पार्ट पे चला लेना। उसी वीडियो में देखेंगे जिस तरीके से वो जो एंड में डिपॉजिट हुआ, आपको वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, एंड में बताया कि किस तरह से ग्लेशियर जब नीचे जाते हैं तो अपने साथ जो मिट्टी लेके जाते हैं वो डिपॉजिट होती है माउंटेन के फुट हिल पे। माउंटेन से ग्लेशियर नीचे आ रहा है ना, तो माउंटेन का फुट हिल नहीं, सॉरी, फुट हिल तो लोअर माउंटेन्स होते हैं, जो माउंटेन के नीचे छोटे छोटे हिल्स होते हैं वो फुट हिल्स कहलाते हैं। माउंटेन के फुट की बात कर रहा हूं मैं, माउंटेन का पैर मतलब माउंटेन का बिल्कुल नीचे। ये सारे जो कचरा तो नहीं, पत्थर, और पत्थर किस किस चीज से मिलकर बन रहे होते हैं, ये इसमें 3-4 किस्म की चीजें शामिल हैं, इफ आई टेल देम। तो सिल्ट, क्ले, सैंड, रॉक्स। सही, ये अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के मट्टी पत्थर हैं ये। सही है। वो रॉक्स में सेडिमेंट्स भी कई कई सेडिमेंट्स भी आप लफ्ज देखोगे, वो भी छोटे रॉक्स। ठीक है। ये अलग अलग तरह की मिट्टी वो जो भी पहाड़ों से निकल के जमा हो रही है। ठीक है। पहाड़ में इतना इकसाम कैसे, पहाड़ जमीन के अंदर से तो निकले हैं। जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स हुई थी या वोल्केनो फटा था तो पहाड़ बने थे। तो वो जमीन के अंदर से जितनी भी मिनरल जमीन के अंदर, तो बहुत रिच है ना जमीन, तो उसके अंदर की चीजें बाहर आके पहाड़ बनी। फिर वो ऐसे ऐसे करके किस तरह अर्थ के सरफेस के ऊपर आई, बर्फ और पानी के बहाव से वो अर्थ के सरफेस पे आई, और उसने अर्थ के सरफेस को एग्रीकल्चर होने के काबिल बना दिया कि उसके ऊपर फार्मिंग हो सके। सी, दैट्स नेचुरल प्रोसेस। सो ये स्क्री है जो पहाड़ के बिल्कुल नीचे मिलेगी, इसको टॉलस भी कहते हैं, टेलस भी कहते हैं। ठीक है। एक एक टर्म को मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोग इसको पहचान सके। आप नोट्स में भी पढ़ेंगे दोबारा फिर ये,
तो आप इसको पहचान सकेंगे कि क्या चीज क्या कहलाती है। सर्क या कौरी, ये बड़ा जबरदस्त लैंडस्केप है। ये दिखने में आपको इसलिए फिर बता रहा हूं, कोई भी चीज मैं दिखा रहा हूं ना, इसको बहुत बड़े पैमाने पे सोचना। इतना जल्दी से ऐसा लगा ना कि मैं कोई पहाड़ देख रहा हूं, पहाड़ में नीचे एक छोटा सा तालाब बना हुआ, ये वो नहीं है। ये यहां से यहां तक का जो फासला है ना, वो बहुत ज्यादा फासला है। पूरी पूरी गाड़ियां ट्रेवल करती है, पूरे पूरे गाड़ियां सफर कर देती है। सही है। ये पहाड़ी इलाका एक दूसरा, और वहां से होते होते दूसरा पहाड़ी इलाका भी, कह सकते हो बीच में पूरी एक वैली बनी हुई है, ये वो है। ठीक है। और वैली बहुत शेप्स की हो सकती है। वैली जो है वी शेप की हो सकती है, यू शेप की हो सकती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहरहाल फिलहाल ये देखें कि आप माउंटेन से ग्लेशियर, यहां पर इस साइड पर ग्लेशियर जमा था, वो अगर इस साइड तक ग्लेशियर जमा है तो ऊपर के वजन से नीचे आउटवर्ड्स ट्रेवल करता चला जाएगा, यू ट्रेवल करता चला जाएगा, राइट। और होते होते अब यहां पर ये जो जमा कर रहा है ना, डिपॉजिट कर रहा है, तो हो सकता है ये इतना ऊपर तौदा बन जाए कि अब नीचे, अब ये एक पहाड़ है और ये एक दूसरा तौदा, बीच में एक पूरी वैली बन गई। क्लियर है? इट कैन हैपन। जो कि हमने जो वीडियो में आप देखेंगे कि एक पहाड़ है, दूसरा पहाड़ है, बीच में इतनी बड़ी एक वैली है। और वैलीज भी किस तरह बनना शुरू होती है? वैलीज पहले कुछ वी शेप में बनना शुरू होती है, फिर उसमें से बहाव बढ़ता जाता है ग्लेशियर्स का, तो और इरोजन होती है, साइड से होते होते यू शेप बन जाती है, फिर और इरोजन होता है साइड से, तो कभी कभी बहुत फ्लैट नजर आने लगती है वो, कि तो बहुत ही यूं है वैली, लेकिन एंड में वो यूं ही पहाड़ों से हो रही होती है कि जितना आसपास से इरोजन हो गया तो उतनी ज्यादा वो फ्लैट होना शुरू हो गया। क्लियर है? तो सर्क और कौरी, इसकी बात करें तो ये पहाड़ एक तरफ से ऊंचा, दूसरी तरफ दूसरा जो पहाड़ से अब्रेजन होके मटेरियल आ रहा है ना, वो बिल्डअप होना शुरू हो गया। लेकिन एक हद तक ही बिल्डअप होगा, क्योंकि आप देखो ना, फिर ये बीच में रह जाएगा ना पानी। जब यहां पर तौदा एक पूरा ऊपर बढ़ जाएगा तो फिर बस बीच में रह जाएगा, तो अक्सर तालाब भी बन जाते हैं, लेक्स बन जाते हैं, जैसे कि झील सैफुल मुलूक। समझ आ रही है? वो कैसे बनी? वो ऐसी तो ग्लेशियल एक्टिविटी से बनी है। एक तरफ माउंटेन रेंज, दूसरी तरफ भी उठी हुई मतलब हेली एरिया बन गया बिकॉज ऑफ सबरेशन के जमाने से। बीच में क्या बन गया? जो पानी रह गया वो क्या सूरत बन गई? लेक की सूरत रह गई। क्लियर है? अब ये देखो, ये क्या है? यू शेप्ड वैली है। अब वो कुदरत कैसे, कहां से रास्ता बनाए ग्लेशियर, ये तो अल्लाह को ही पता। वो किस तरह की वैली बनाए, यू शेप बनाए या ज्यादा ही इरोजन कर दे, बहुत ही फ्लैट हो जाए, या कोई वी शेप हो के बीच में से ज्यादातर ग्लेशियर निकल गए और साइड में बड़े स्ट्रॉन्ग माउंटेन्स थे, वो बिल्कुल भी इरोड नहीं हुए। वी नेवर नो किस तरह का शेप बनता है वो। अब जैसे देखो कितने किस्म के शेप्स है। अब अच्छा, सिर्फ जब बात हो रही हो तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में, जो नॉर्दर्न एरिया से होके आया है, वो सिर्फ उसके जहन में नॉर्दर्न माउंटेन्स में वहां नहीं रहना। ये माउंटेन्स तो समंदरों के पास भी हो सकते हैं कहीं, तो बताने के हैं। तो फ्योर्ड, इसे पढ़ेंगे फ्योर्ड। फ्योर्ड, गॉर्ज, रेवीन्स, ये 4-5 नाम मैं एक साथ दे रहा हूं, वो एक जैसी चीज है। फ्योर्ड, जे मत पढ़ना इसको, फ्योर्ड, रेवीन्स या गॉर्जेस एक जैसी चीज है। क्या है? साइड में पहाड़ियां और बीच में वाटर फ्लो। सही है? इनकी खुसूसियत क्या है तीनों की? साइड पे पहाड़ी है, बीच में से रास्ता है। अब वो पानी गुजर रहा है या बीच में से ग्लेशियर गुजर रहा है, ये, लेकिन ये बीच में से रास्ता बना कैसे? हुआ ये कि साइड पे स्ट्रॉन्ग पहाड़ियां रह गई। जब इरोजन हो रही थी तो साइड पे स्ट्रॉन्ग पहाड़ियां रह गई। बाकी चाहे वो दरिया का बहाव था या ग्लेशियर्स का बहाव था, वो साइडों के पहाड़ों को नहीं काट सका। बीच का जितना अब नीचे से काटते काटते लेके जा रहे हैं, तो साइडों पे पहाड़ ऊंचे रहते गए, नीचे जमीन निकलती गई। तो इस तरह के शेप्स बन जाते हैं। फिर इस तरह के शेप्स इतने नीचे चले जाए कि आसपास अगर समंदर हो, समंदर का लेवल ऊपर रहे और ये नीचे चले गए, तो समंदर इनके ऊपर आ जाते हैं, बीच में समंदर निकल आता है। सही है? कल तक यहां से दरिया बहते बहते मिसाल के तौर पे समंदर में जा रहा था और यहां से जमीन को काटते काटते ले गया, फिर ये इतना लेवल नीचे हो गया और दरिया का बहाव खत्म हो गया। तो जब समंदर ऊंचा था ना, अब वो समंदर इसके अंदर फ्लो हो जाएगा ना, राइट? तो अगर समंदर के पास है तो ऐसे समंदर फ्लो हो गया, या दरिया के पास है तो दरिया बीच में से फ्लो होता चला जा रहा है। साइड की पहाड़ियों को क्यों नहीं काट रहा? क्योंकि साइड की पहाड़ियों को हल्का हल्का काट रहा होगा, लेकिन वो अभी इतनी स्ट्रांग है कि वो नहीं कट रही है, तो नीचे से जमीन बस कटती चली जा रही है, तो डेप्थ बनती चली जा रही है। क्लियर है? अच्छा, जमीन कट रही है, वो कहां जा रहा है? वो भी कहीं ना कहीं जाके जमा हो रहा होगा। जहां वाटर का फ्लो थोड़ा हल्का हो गया होगा, तो वहां पत्थर, वाटर में इतनी जान होगी नहीं कि वो पत्थर को ले जा सके, तो वहां पत्थर जमा हो गए होंगे, वहां कोई हिल बन गया होगा। क्लियर हो रही? तो ये था फ्योर्ड। ये रेवीन्स भी इसी तरह की, देख रहे हो गॉर्ज। अब जरूरी नहीं है किसी जमाने में दरिया बहा होगा यहां से, किसी जमाने में ग्लेशियर गुजरा होगा यहां से, फिर पानी खुश्क हो गया होगा उस जगह का।
सही है, फिर पानी उस जगह के आसपास के पहाड़ों का खत्म हो गया होगा, वहां बर्फ नहीं जमती होगी, वहां नहीं बहता होगा, तभी ऐसा रह गया। क्लियर है? अच्छा, फिर एक चीज है, ये जो मैंने मिसाल दी ना, ये जो तस्वीर है ये उसकी है अपने गॉर्ज कह दो इसको। गॉर्ज मतलब घाटी होती है, घाटी मतलब दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, घाटी कहलाती है, गॉर्ज कहलाती है। ठीक है? पास, माउंटेन्स के दरमियान कोई ऐसा रूट जो एक जगह से दूसरी जगह माउंटेन के पार ले जा सके, वो कहलाता है पास। जैसे कि खुजराब पास, खैबर पास, बोलान पास। ये पास ऐसा नहीं कि छोटा सा ब्रिज है जो बीच में से कोई नदी गुजर रही है, उसके इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए एक ब्रिज बांध दिया, रस्सी बांध दी चले, वो चीज नहीं है पास। ये पासेस बहुत बड़े होते हैं और ये ऐसे नहीं होते सीधे सीधे, ये जिगजैग शेप के अंदर जा रहे होते हैं। समझ रहे हो? ये क्योंकि उसी शेप में इनको बनाना पॉसिबल होता है। जो मशीनरी है जो इन पासेस को बना रही है, इन रोड्स को बना रही है, उन रोड्स को बनाने के लिए भी तो उस मशीनरी को चढ़ाना है ना। कैसे चढ़ाएंगे? तो मशीनरी इजीली जिस एरिया में जाके खोद के रोड बना सकते उतना बनाते हैं, फिर आगे जाते, फिर खोद के रोड बनाते, फिर आगे जाते। समझ रहे हो? सो इट इज नॉट पॉसिबल सो इंक्लाइंडली इतना बनाना पॉसिबल है, और बना भी दिया ना तो लैंडस्लाइड कभी भी हुई पूरा धड़ल्ले से जाएगा। ये जिगजैग में क्या है, लैंडस्लाइड कभी हुई तो बीच का कोई पैच खराब होगा तो पैच बना दिया जाता है। क्लियर है? तो माउंटेन्स के पासेस आपको यूं नजर आएंगे लाइक जिगजैग। ठीक है? ये माउंटेन पास है, ये फिशर है, जमीन का एक और सरफेस आपके पहाड़ी इलाकों में या जमीन के अंदर एक और तरह का स्ट्रक्चर दिखता है तो वो इस तरह का फिशर। ये फिशर कैसे, क्रैक जमीन में कैसे आ सकता है? जलजले से, अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक क्यों होते हैं? जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ना वो हिलती हैं, खलबली होती है उनके अंदर, तो अर्थक्वेक आते हैं उसके हिलने से। जमीन एक सीधी एक वन पीस से थोड़ी बनी हुई है, वन पीस से नहीं बनी हुई है। समझ लो फुटबॉल की तरह बहुत सारे पैचेस से बनी हुई है। अब फुटबॉल जो कि बहुत सारे पैचेस से बनी हुई है, उस फुटबॉल के अंदर आप में से किसी एक को डाल दो, बड़ी सी फुटबॉल है, उसमें से आप एक डल गए और पैचेस से उसको जोड़ दिया, और उस पैचेस से जुड़ी हुई फुटबॉल के ऊपर सीमेंट विमेंट लगा के कलर कर दिया, तो सिंगल बॉल लग रही है, राइट? लग रहा है कितनी प्लेन बॉल है, उसके अंदर आप घुसे हुए आप हिलाना शुरू हो जाओगे रोड पैचेस को, तो ऊपर के रंग में भी क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जमीन के अंदर आप नहीं हो, जमीन के अंदर मैग्मा है, लावा है, वो जो गर्मी है जमीन की, तो उसकी वजह से उसकी वजह से जो है ना, उसकी हॉट होने की वजह से जो भी एक्टिविटी जमीन के अंदर होती है उससे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं। वो जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे में घिसती हैं तो उससे फिर आ जाते हैं प्लेटोज की खुसूसियात पे। प्लेटोज की हमने कुछ बात कर ली थी कि जमीन, प्लेटोज वो होते हैं कि आसपास की जमीन से उठा हुआ हिस्सा जो कि ऊपर से भी फ्लैट होता है, वो प्लेटोज होते हैं। प्लेटोज पाकिस्तान में रहते हुए अगर मिसाल दे तो ये है पोटवार प्लेटोज, ठीक है, और साथ में इस तरफ है पूरे का पूरा बलूचिस्तान ही उठा ले, क्योंकि पूरे का पूरे बलूचिस्तान ही ऐसी जमीन है कि कहीं इतनी ऊंची पहाड़ी है, फ्लैट है, या कहीं पूरी इतनी बड़ी फ्लैट ऊंची जमीन है, आगे तक जमीन है, फिर एकदम खड़ा है, पूरा तकरीबन बलूचिस्तान ही ऐसा है। तो ये पूरे बलूचिस्तान प्लेटो है। ठीक है, ये देख लो, ये पोटवार प्लेटो की एक करीब से तस्वीर है, ये बलूचिस्तान प्लेटोज की ऊपर से तस्वीर है, और बलूचिस्तान प्लेटोज में से करीब से कुछ इस तरह की तस्वीर है। सही है? इसको आप पहाड़ियां नहीं कह सकते, ये थोड़ी सी उठी हुई जमीन से उठी हुई जमीन है, 3-4 मंजिल 5 मंजिल जितनी बिल्डिंग की। पहाड़ियां तो 2000 4000 5000 मीटर कितने ऊंचे ऊंचे, और एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं एक साथ, माउंटेन रेंजेस होती है पूरी पूरी। ये वो नहीं है, ये प्लेटोज है। बलूचिस्तान में माउंटेन रेंजेस भी मौजूद है, लेकिन ये तस्वीर उसकी नहीं है। फिजिकल फीचर्स ऑफ प्लेटोज, तो कभी आपके पेपर में भी सवाल जब आते हैं ना तो इस तरह के फिजिकल फीचर्स पूछ लिए, तो आपने बताने के जाहिरी तौर पर किस तरह का है वो प्लेटोज, आपके किस तरह के जाहिरी तौर पे होते हैं, उठे हुए होते हैं जमीन से ऊपर, फ्लैट रीजन होता है। सही है? स्टीप होती है उसकी साइड, जमीन से उठे हुए हैं तो जाहिर है साइड्स के बारे में भी कुछ बोलोगे, स्टीप होती है, कम स्टीप हो सकती है या शार्प स्टीप हो सकती है, एकदम स्टीप, एकदम बिल्कुल सीधी। सही है जी? सो फ्लैट और जेंटली रोलिंग सरफेस, उसको अगर ऊपर से दूर से देखो, फ्रॉम फार, फ्रॉम एरियल व्यू, प्लेटोज लुक लाइक रोलिंग सरफेस, के कुछ रोल हो रहा होता है ना जैसे लहरों वाला, तो वेवी सा सरफेस नजर आता है दूर से, और या तो फ्लैटर नजर आता है थोड़ा सा, पहाड़ों की बनिस्बत पहाड़ ज्यादा दांत वाले होते हैं। 10 प्लेटो एक साथ और ऊपर से देखोगे ना तो आपको फ्लैट फ्लैट नजर आएंगे। पहाड़ 10 पहाड़ों को देखोगे एक साथ ऊपर से तो आपको नोकीले नजर आएंगे सारे। सही है? तो ये पहाड़ों की बनिस्बत थोड़े फ्लैटर होते हैं ऊपर से। ठीक है जी? हाई एलिवेशन मतलब उठान इनके ऊपर होती है। स्टीप एजेस मतलब साइड जो किनारे उनके स्टीप होते हैं, स्लोपी होते हैं, वो एकदम जेंटली स्लोप नहीं हो रहे थे बल्कि शार्प स्लोप होता है इसका, बनते ही इसलिए ये।
अच्छा, इसकी जो एजेस है ना, इनको क्या कहते हैं? ये जो स्टीप एजेस है, जो प्लेटोज की एजेस है ना, जैसे माउंटेन की जो ये साइड्स हैं उसको फेस कहते हैं। प्लेटोज की जो साइड्स है इसको आप एजेस कहो या स्कार्पमेंट कहो या क्वेस्टास कहो, ये 3 नाम है। पढ़ के भूल जाओ, आगे बढ़ो। सही है, इतनी डेप्थ में पास पेपर्स आपके नहीं जाने वाले कि ये कोई क्वेस्टास की जो ना क्वेटास पढ़ते हैं वैसे, कोई नॉट क्वेस्टा, तो ये क्या इसका मतलब बता दो, ऐसे नहीं होते पास पेपर्स। पास पेपर्स में जो आपकी जो पढ़ने के बाद जो नॉलेज बन गई ना, बिल्डअप नॉलेज है, जो रटी हुई नॉलेज नहीं, उस बिल्डअप नॉलेज से ही आप आंसर कर पाओगे। डायसेक्टेड टेरेन, ओके, इसका जो टेरेन है वो डायसेक्टेड से मतलब टूटा फूटा, मतलब एक सिम्त नहीं होगी उसकी। आप बैठ के अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने लगते हो ना तो बड़े सिम्त में बनाओगे। प्लेटोज जो बने हुए थे कोई डिसाइडेड फॉर्म नहीं होते, कुछ कहां है कुछ कहां है। एक लैंड पीस सीधा सीधा जा रहा था तो वो बीच में एक प्लेटो आ गया तो वो लैंड पीस टूट गया, तो तोड़ा। ये सारे फ्लैट लैंड को तोड़ होते बीच बीच में से, आपको लंबा फ्लैट लैंड नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ भी उड़ जाएगा, उठान आ जाएगी। इसी वजह से फ्लैट लैंड ना होने की वजह से वो हम कहते हैं वो रगेड है, बहुत लहरें इस लैंड में, इसी वजह से उसमें एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, इसी वजह से वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। किसकी बात कर रहा हूं? बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान जो है उसका जो पूरा लैंड एरिया है वो डाइसेक्टेड, फ्लैट लैंड सिंगल नहीं है आपको बड़ा मिला हुआ, और फ्लैट लैंड सिंगल मिल जाए तो कुछ डेवलपमेंट हो सके, लेकिन उसके बाद भी उस लैंड तक पानी पहुंचाना है, बहुत मुश्किल काम है। तो बहरहाल जो जहां पर प्लेटोज बहुत सारे बहुत दूर दूर तक प्लेटोज होते हैं ना, तो वो पर एक फ्लैट लैंड नहीं होता, ठीक है, वो फ्लैट लैंड नहीं होता बल्कि डाइसेक्टेड होता है, छोटे छोटे पीसेस में आपको लैंड्स मिलेंगे, बाकी उठान मिलेगी। वॉल्केनिक फॉर्मेशंस, अच्छा कुछ प्लेटोज जो है वो वॉल्केनोज के फटने से बने होंगे, जरूरी नहीं है सारे प्लेटोज रिवर के बहाव से जो तोते जमा होते होते कुछ बन गए, या फिर कुछ एक जमीन थी सीधी सीधी, बीच में से रिवर गुजरता गया बीच में से जमीन को पूरा काट गया तो 2 साइडें उठी हुई रह गई। जरूरी नहीं है ये हो, ऐसा भी तो हो सकता है जमीन के अंदर से वॉल्केनोज फटे हो, और वॉल्केनोज फटने से जो पहाड़ियां बनी हो वो माउंटेन रेंजेस टाइप की ना हो बल्कि प्लेटोज टाइप के शेप्स हो, ऐसा भी हो सकता है। इनकी कंडीशंस क्या होती है? एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस, खुश्क होते हैं या सेमी खुश्क होता है, हल्का फुल्का पानी। क्यों? क्योंकि पानी तो बीच में से गुजर गया, ऊपर जमीन जो उठी हुई रह गई वहां तो पानी नहीं है, या तो ऐसी जगह पर है जहां से पानी गुजरा भी नहीं है। तो पोटवार प्लेटोज क्या है? पोटवार प्लेटोज के अंदर अगर आप देखें तो आसपास के रीजन जहां से पानी गुजरा ठीक है, लेकिन जो बहुत ऊंची जगह है और करीब है पानी के तो भी ठीक है, लेकिन पानी से बहुत दूर है और ऊंची जगह है, तो वो तो आप कह सकते हो कि वो शायद थोड़ी सी खुश्क हो सकती है, पॉसिबल, ठीक है। तो आपके जो केवड़ा सॉल्ट माइन वगैरह जो है ना, वो भी इस तरह के एरियाज में ही है कि जहां पर आपको खुश्की मिलेगी, हालांकि उससे थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं काफी दूर जाए तो इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगी, और बलूचिस्तान के अंदर तो खुश्की वैसे ही कंप्लीटली है, तो उसके प्लेटोज भी तो टोटली खुश्क है। रिवर्स एंड वाटरफॉल्स, रिवर्स में फ्लो अक्रॉस प्लेटोज एंड ड्रॉप ऑफ द एजेस फॉर्मिंग वाटरफॉल्स। कह रहे हैं जब रिवर गुजर रहे होंगे ना तो हो सकता है प्लेटोज के बीच में से गुजर रहे हो, उन्हीं ने तो प्लेटोज बनाए थे रिवर्स ने, नंबर 1 कि वो रिवर्स के बीच में, रिवर्स जो है प्लेटोज के बीच में से या तो गुजर रहे होंगे, या अगर प्लेटो के किसी प्लेटो के ऊपर से रिवर गुजर रहा तो वाटरफॉल का टच देगा, उठा हुआ रिवर है, उठा हुआ प्लेटो है कोई, और ऐसा खुशकिस्मत नसीब, खुद खुश नसीब प्लेटो जिसके ऊपर भी पानी आ गया कभी, पानी का बहाव, तो ऊपर से पानी का बहाव गिरेगा तो एक वाटरफॉल की सूरत बनेगा। सही है, तो दिस इज दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लेटोज। देन विल कम टू फ्लड प्लेन्स।